Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCIL के लिए जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का सेक्शन है। और आज है आपकी 20th क्लास, ठीक है। इससे पहले 19 क्लासेस अगर आपने नहीं समझी हैं, उनको रिवाइज भी नहीं किया, तो पहले जाओ रिवाइज करो फिर आगे बढ़ो। एंड आज की क्लास आपकी सेकंड लास्ट क्लास होने वाली है। इसके अलावा CRM की जो फाइनल क्लास है वो हम मंडे को अरेंज करते हैं, ठीक है। मंडे को इसमें आपका मैं कोलैबोरेटिव क्या है, BSc क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो करा दूंगा। क्लियर है? तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। एंड आई होप आपने पीछे का रिवाइज कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो अभी भी टाइम है, कर लो, ठीक है। किस चीज का वेट कर रहे हो? तो देखो, हम ये सब चीजें समझते हुए आगे बढ़ गए हैं। अब अगर आपको याद होगा कि हम यहाँ ब्रांडिंग तक कैसे पहुंचे थे, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ओरिएंटेशंस बता रहा था कि कंपनी के ओरिएंटेशंस कैसे कैसे होते हैं। ये BCG वगैरह सारा हमने निपटा लिया है। तो यहाँ देखो, अब हम बात कर रहे थे ओरिएंटेशन की, ठीक है ना। कंपनी की ओरिएंटेशन कैसी कैसी होती है अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए। तो उसमें हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के साथ ही मैंने आपको कहाँ लेके गया था, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बताते बताते मैं आपको लेके चला गया कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, कितने क्वेश्चंस बनते हैं प्रोडक्ट से, सर्विसेज से, देन आपका ब्रांड क्या होती है, ब्रांड इक्विटी क्या होती है, ब्रांड इमेज क्या होती है, बहुत सारी चीजें हमने देखी। नाउ अब हम इसके जो अपना ओरिएंटेशन था, इसके थर्ड एस्पेक्ट पे आते हैं। ये आपका क्या चल रहा था, कंपनी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मार्केट प्लेस। कंपनी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मार्केट प्लेस। तो अब हम इसी के आगे बढ़ते हैं और चीजों को खत्म करेंगे। थर्ड नंबर पे आपका कौन सा आ जाता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिए थे कि नहीं करा दिए थे, फटाफट से हाँ बोलो। एक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कराया था, एक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कराया था। अब ऐसे ही धीमे धीमे जब हम आगे बढ़ेंगे ना इन कॉन्सेप्ट के ऊपर, होलिस्टिक मार्केट पढ़ेंगे, अभी हम मार्केटिंग के टाइप्स पढ़ेंगे, होलिस्टिक मार्केटिंग। तो उस होलिस्टिक मार्केटिंग के साथ आपको समझ में आएगा फिर कि अरे ये आपका 4 P's क्या होते हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है, प्रमोशन मिक्स क्या होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही 5-5 मिनट की, बट ये समझ तभी आएंगी जब हम इन सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो जो भी मैं करा रहा हूं ना, इट इज ऑल ऑल द पार्ट ऑफ अ प्लान। जो मैंने प्रिपेयर किया, ये आपको इस तरीके से चीजों को देना है। तो बहुत ही सीक्वेंस्ड वे में आपको डालने की कोशिश कर रहा हूँ चीजों को, तो आप अच्छे से करते जाइए, ठीक है। अच्छा, सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने आपको CRM में ऑलरेडी कराए हुए हैं। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो कंपनी होगी वो क्या करेगी, अपना सामान एग्रेसिवली बेचने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। उसका जो सेलिंग होगा वो कैसा होगा, एग्रेसिव सेलिंग। उसे ये मतलब नहीं होगा कि भाई मार्केट में क्या नीड चल रही है, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, उसे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। वो बस क्या करेंगे, एग्रेसिव सेलिंग कराएंगे यहाँ पे। तो भाई सीधा डिट्टो आप पॉइंट समझो जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनते हैं, सीधी सीधी बात करेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा नीचे आते हैं कि सेलिंग कॉन्सेप्ट में, अरे यार ये फिगर ही खत्म नहीं होते एक तो। थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखो यहाँ पे, अभी और भी फिगर है, और नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे। अब हम बात करने लग रहे हैं सेलिंग कंसेप्ट की, ठीक है। तो सेलिंग कंसेप्ट में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सेलिंग कंसेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है। तो भाई ये कहां से स्टार्ट होता है, समझना। ये स्टार्ट होता है आपका फैक्ट्री से, यानी कि आपने अपनी फैक्ट्री में जो भी मटेरियल बनाया वो जाके सीधा आपको बेचना है, ये इसका कंसेप्ट ही होता है। फिर अगर इसमें पूछा जाए इसका फोकस किस पे होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट का, तो इसका फोकस होता है जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं। यानी कि आपकी कंपनी ने, आपकी फैक्ट्री ने कुछ काफी सारे प्रोडक्ट जो है एक साथ बना डाले, ठीक है, एक्सेस में प्रोडक्ट बना दिए। तो उसका फोकस क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनको बेच डालो, ठीक है। और इनके मीन्स क्या होते हैं, ठीक है ना, यानी कि किन मीन्स के थ्रू बेच रहे होते हैं, तो ये सेलिंग का यूज करते हैं। अब मैंने आपको बताया था सेलिंग क्या होता है। सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का टिप तो है, लेकिन ये काफी कुछ डिफरेंट होता है। अगर हम पूरे, जैसे कि देखो ये क्या है आपका, ये पूरा मार्केटिंग है, तो इसमें क्या होगा, आपका एक चुटकू बुटकू सा यहाँ पे एक पार्ट बैठा होगा सेलिंग, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि सेलिंग जो है वो पूरा मार्केटिंग के जैसा सेम है क्या, वेन डायग्राम का सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं ये मैं आपको। कई बच्चे बोलते हैं कि सर सेलिंग पार्ट कैसे हो गया मार्केटिंग का, आपने तो बोला अलग होता है। ऐसे होता है, अगर मैंने कहा इतनी चीज जो है वो सेलिंग में आती है और ये पूरा का पूरा मार्केटिंग है, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि सेलिंग इक्वल टू मार्केटिंग, नहीं बोल सकते हो। तो सेलिंग जो है वो डिफरेंट तो है, बट सेलिंग की कुछ चीजें मार्केटिंग में आएंगी। और सेलिंग का जो बेसिकली आप मार्केटिंग में आप करोगे क्या, सारा का सारा जो आपका प्राइसिंग है उसमें आप लगाओगे, सप्लाई करोगे, तो कहीं ना कहीं बेचोगे भी तो चीज को। लेकिन सेलिंग में क्या होता है, आप बस एग्रेसिवली बेच रहे होते हो। वो मैंने सारे पॉइंट कराई दिए सेलिंग में क्या क्या होता है, तो ये चीज है, ठीक है।
इस वेन डायग्राम को याद रखना, ये होता है मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में रिलेशन। नाउ इसका जो मीन्स होता है वो होता है सेलिंग एंड प्रमोशन, यानी कि आपका जो भी सामान है उसको आप सेलिंग कर दो या फिर उसका प्रमोशन कराओ। सेलिंग कैसे कराएंगे, आप जाके रिटेलर्स के साथ अपनी बढ़िया सेटिंग रखो, सप्लाई उनको दो तो लोग वही खरीदेंगे। आपने देखा भी होगा जो कॉमन टाउन्स होते हैं जहाँ पे स्टोर्स वगैरह नहीं होते बड़े बड़े, वहां पे रिटेलर आपको जो देगा वही लेना पड़ेगा। सपोज करो वो नूडल्स के केस में उसने मैगी मैगी लेके आया हुआ है, वो आपको नूडल्स खाने होंगे तो आप मैगी ही लेके आओगे, भले आपको वहां पे बाबा रामदेव वाले क्यों ना खाने हो, ठीक है, सॉरी पतंजलि वाले क्यों ना खाने हो नूडल्स, ठीक है। तो ये बात है। देन यहाँ पे मीन्स हो गए। इसके बाद अगर ये पूछा जाए कि जो आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो एंड किस पे करता है, तो ये एंड होता है प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, ठीक है ना। किस पे एंड करता है, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम। जो भी आपका सेल्स वॉल्यूम है उससे जो प्रॉफिट होगा उस पर ये एंड करेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट के सारे यहाँ पे जो भी काम हो रहे होते हैं वो है, ठीक है। अब यहां से सबसे ज्यादा बनने वाला क्वेश्चन कि आपका जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आते हैं, ये किसका एग्जांपल है, कौन से कॉन्सेप्ट का। तो याद रखना इंश्योरेंस प्रोडक्ट किसके होते हैं, ये एग्जांपल है सेलिंग कॉन्सेप्ट का, सेलिंग कॉन्सेप्ट का। क्लियर है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंश्योरेंस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे सेलिंग कंसेप्ट को यूज कर रहे होते हैं। आपने देखा है आपके सामने कोई भी एजेंट आता है, एलआईसी का एजेंट आ जाए, किसी का भी आ जाए, जिसको इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना है, वो आके आपको परसुएड करेगा। उसे ये इससे मतलब नहीं है आपको चाहिए है नहीं चाहिए है, वो आके आपसे कॉन्टेक्ट करेगा एंड आपको परसुएड करने की कोशिश करेगा कि हमारा आप जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो ले लो, इन्हें ज्यादा से ज्यादा अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो बेचना है, बात खत्म। क्लियर है, ये होता है आपका सेलिंग कंसेप्ट में। अरे बोलो हाँ, बात क्लियर होती है तो हाँ। अच्छा, इनको जो है कस्टमर से अपना रिलेशनशिप बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, तो रिलेशनशिप विद कस्टमर ये प्रेफर नहीं करते हैं, रिलेशनशिप विद कस्टमर ये प्रेफर नहीं करते हैं। इनकी आइडियोलॉजी क्या होती है अब आपको समझ में आएगा। ये क्या सोचते हैं कि अगर हमने कस्टमर जब अपना प्रोडक्ट कोई बाई करता है उसको हमने खुश करने की कोशिश कर दी, तो क्या होगा कि वो कस्टमर तो हमारे सर पे चढ़ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट ही नहीं लेगा, उसकी अलग अलग डिमांड आएंगी, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो बिकेगा कैसे। तो कस्टमर की बात नहीं सुननी है हमें, जो प्रोडक्ट आया है कस्टमर को परसुएड करो और उसे बेचो। ये इनका मेन मोटो होता है सेलिंग प्रोडक्ट वालों का। अरे ये तो समझ में आ गया होगा ना। अब इसको आप अलग अलग लैंग्वेज में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा कि एक जो लाइन इसके लिए पर्टिकुलर यूज की जाती है, पर्टिकुलर डेफिनेशन, कि यहाँ पे क्या बोलते हैं ये लोग कि इफ कस्टमर्स आर कोएक्स्ड, क्या बोलते हैं, कोएक्स्ड। अब कोएक्स्ड का मतलब होता है वही कि आप अगर कस्टमर को ये छूट दे दोगे कि वो अपना प्रोडक्ट खुद चूज कर पाए, ठीक है ना। कोएक्स्ड इनटू बाइंग अ प्रोडक्ट, इनटू बाइंग अ प्रोडक्ट, अगर हमने कस्टमर को खुश करने की कोशिश की उसको प्रोडक्ट बाई करने में, ठीक है, तो क्या होगा, देन दे विल थोड़ा सा नीचे आते हैं, देन दे विल necessarily like it, then they will necessarily like it। तो बेसिकली क्या बोला गया कि जब कस्टमर खरीदने जा रहा है प्रोडक्ट, उसकी जो बेसिकली वो जो चाहता है उस पर आप ध्यान मत दो, उसको आप क्या करो, प्रोडक्ट अपना चिपका दो, तो उसे वो पसंद आएगा ही आएगा। इन लोगों की ये एजम्पशन होती है, ठीक है, क्या होती है ये, इनकी एजम्पशन होती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द एजम्पशन ऑफ ए सेलिंग कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग। तो याद रखना यहाँ पे कस्टमर को कोएक्स किया जाता है मार्केटिंग में, और ये लोग सोचते हैं कि कस्टमर को तो हमारा प्रोडक्ट पसंद आने ही आने वाला है। कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप इनका, ठीक है। और फिर इनका दूसरा बात सुनो, इन्होंने ये लोग क्या एजम्पशन करके चलते हैं कि इवन इफ कस्टमर डोंट लाइक इट, यानी कि कस्टमर को अगर हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं भी आया ना तो क्या होगा, दे विल फॉरगेट दे विल फॉरगेट, क्या करेंगे वो लोग, भूल जाएंगे, फॉरगेट देयर डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, उनका जो डिससेटिस्फैक्शन है वो टाइम के साथ भूल जाएंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एंड बाई द प्रोडक्ट अगेन, ठीक है, एंड बाई द प्रोडक्ट अगेन लेटर, यानी कि इन्होंने क्या बोला कि आपका कस्टमर को आप क्या करो, प्रोडक्ट चिपका दो, उसे तो पक्का पक्का पसंद आने ही वाला है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। इन्होंने कहा फिर अगर नहीं भी आया ना तो टाइम के साथ वो उनका जो डिससेटिस्फैक्शन होगा वो भूल जाएंगे और अपना मेरा प्रोडक्ट फिर से ले लेंगे। ये इनका एजम्पशन होता है सेलिंग कंसेप्ट में। और क्या होता है इसमें आपका कि ये लोग ये भी नहीं सोचते कि अगर आप अपना प्रोडक्ट ऐसे चिपकाते जाओगे, कस्टमर आपका डिससेटिस्फाई होता जाएगा, तो एट द एंड ऑफ द टाइम आपके बारे में बैड माउथ भी तो होगा। क्या होगा, बैड माउथ।
तो ये लोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते, ये सोचते हैं हमारे बारे में सारे के सारे बैड माउथिंग तो नहीं करने वाले हैं और टाइम के साथ चीज़ें हमारी बिकती रहेंगी। ये इनका बेसिकली एक कंसेप्ट होता है। जैसे वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, WOM, वर्ड ऑफ माउथ में क्या होता है, पॉजिटिव चीज़ें दी जाती हैं। जब आप नेगेटिव चीज़ें बोलते हो किसी प्रोडक्ट के बारे में तो उसे बैड माउथ बोला जाता है। ठीक है, अरे क्लियर है क्या? फटाफट से हाँ बोलो। नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पे आ रहे हैं। सेलिंग कंसेप्ट आपको इतना ही समझना था पूरे, अब आप इसके बिल्कुल जानकार हो चुके हो। अगले वाले पे आते हैं जो आपका 4th नंबर का कंसेप्ट है। इसको बोला जाता है द मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास में? द मार्केटिंग कंसेप्ट। क्लियर है? इसको समझते हैं। अब देखो, जैसे सेलिंग में आपका मेन फोकस किस पे था कि आप बस अपना प्रॉफिट किसके थ्रू, जो आपका सेल्स वॉल्यूम है उसके थ्रू अपना प्रॉफिट वगैरह कमा लो, और आपका जो फोकस होता था वो होता था एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे। लेकिन जो मार्केटिंग कंसेप्ट होता है ना, अब आपको मैंने जो मार्केटिंग में पॉइंट लिखाए थे, जो सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग लिखाया था ना, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग, उसमें सेलिंग वाले पॉइंट तो आ जाते हैं सेलिंग कंसेप्ट में, मार्केटिंग वाले पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पे। तो आप उसको याद रखना, जितने भी मैंने पॉइंट लिखवाए हैं वहां पे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। उन पॉइंट्स को बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लेना और रिलेट करते जाना। चाहे एक बात समझो, आपको मैंने जितना भी कराया है ना आज तक, अगर आप उससे चीज़ों को रिलेट करोगे, मेरे शब्दों को आपने ध्यान से सुना हुआ है, मेरे वर्ड्स को सुना है, उसके एग्जाम्पल्स के क्रक्स को समझा हुआ है, तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। आपको चीज़ें रिलेट भी करनी पड़ेगी कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, और सिंगल क्वेश्चन उस रिलेशन से बाहर नहीं जाने वाला। आप उस पर थोड़ा सोचिए, जो भी लिखवाया है उनको रिवाइज करो अच्छे से। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भी करिए। खैर, मार्केटिंग कंसेप्ट को देखो, इसमें क्या बोलते हैं कि ये कैसा होता है। पहली बात तो कस्टमर सेंटर्ड होता है, ठीक है ना। कैसा होता है आपका? कस्टमर सेंटर्ड होता है। अब जैसे मैंने बताया, उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ? आपका फैक्ट्री से शुरू हुआ। लेकिन इनका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो कहाँ से शुरू होता है? तो इनका जो काम होता है, दे फाइंड नॉट द राइट कस्टमर, नॉट द, ध्यान से देखना, नॉट द राइट कस्टमर, क्या कंज्यूमर बोल दो, राइट कंज्यूमर फॉर देयर प्रोडक्ट, फॉर देयर प्रोडक्ट। ठीक है, बट क्या होगा कि वो ऐसा नहीं सोचते कि हमें राइट कंज्यूमर मिल जाए हमारे प्रोडक्ट के लिए, बल्कि वो, उनका जो मेन मोटो होता है वो होता है प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग राइट प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट फॉर द कंज्यूमर। यानी कि वो क्या करते हैं, इनका अब पॉइंट आपको समझ में आया कहां से शुरू होगा? जो कंज्यूमर है, इनका इनिशियल पॉइंट होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए राइट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए उसको प्रोवाइड करना इनका एम होता है, ना कि ऊपर वाले जैसा कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट कुछ बना लिया फिर उसके लिए जो जो कंज्यूमर है उसको चिपकाते जा रहे हैं। लेकिन इनका काम ये नहीं होता, ये पहले अपने कंज्यूमर को स्टडी करते हैं, देन अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको राइट प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? फटाफट से बोलो हाँ। और यही जो आपका डिफरेंस था ना, कि आपका जो डिफरेंस सेलिंग और मार्केटिंग में होता है कि सेलर से आपका स्टार्ट होता है, सेलर पे फोकस कौन करता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट। और जो कंपनीज मार्केटिंग पे कॉन्सेप्ट करती हैं, यानी कि बेसिकली कस्टमर पे, कस्टमर सेंट्रिक होती हैं, वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही होती हैं। इसके बारे में भी किसने बताया था? थियोडोर लेविट ने बताया था। तो ये जो थियोडोर लेविट है भाई, काफ़ी बढ़िया इंसान है, काफ़ी सारे इन्होंने डिफरेंसेस बताए, ठीक है। तो ये हो गया। और मार्केटिंग कंसेप्ट आपका इतनी चीज़ें याद रखनी है, बाकी तो हमने इतना सारा कर ही लिया मार्केटिंग में। जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, मार्केटिंग सेलिंग के डिफरेंस ही बनते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन यहाँ पे सुपीरियर कंपनी आपका निकल के आएगी या फिर काफ़ी टाइम बाद किसे सक्सेस मिलेगी, तो जो कंपनी मार्केटिंग कंसेप्ट को फॉलो करेगी, ऑफ कोर्स यहाँ पे उसे जो है आगे चल के सफलता मिल रही होगी, सक्सेस मिल रही होगी, ठीक है। नाउ आते हैं अपने होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट पे, ठीक है ना, जो आपका 5th नंबर का है ना, 5th नंबर का ही तो है, हाँ। अब आपका 5th नंबर पे क्या हो जाएगा? द होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, द होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट। अब बेसिकली जब हमें होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में जानना होता है तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये होलिस्टिक मार्केटिंग क्या होती है। तो ये भी आपका एक मार्केटिंग का टाइप है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज होलिस्टिक मार्केटिंग। और इसी होलिस्टिक मार्केटिंग से फिर निकल के आते हैं जो 4 पीस हमने डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है ना, मार्केटिंग मिक्स के जो 4 पीस हैं। अब ये नहीं होता कि सीधा आपको मैं घुसा के पढ़ा दूं, ये लो ये हो गया मार्केटिंग मिक्स, बट उसके लिए ना ये चीजें आपको पहले समझनी पड़ेगी। एग्जाम में आप तभी चीजों को कर पाओगे जब आपके माइंड में ये सब रहेगा। और चीजों को रटना नहीं है, समझना है, बिकॉज मार्केटिंग आप रट के नहीं कर पाओगे, या फिर आप ये सब क्या पेपर में नहीं आएगा, ये सब आपको पेपर में तो सॉरी आएगा, बट आपको जो आपको यूज करना पड़ेगा जब आप बीडी के डिपार्टमेंट में जाओगे ना, बिजनेस डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में जाओगे, तो आपको इन चीजों को ऑन पेपर यूज करना पड़ेगा। आपको इनका, आप अगर इनको अच्छे से यूज करोगे समझ के, तो आपको प्रमोशंस वगैरह अच्छे मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब भी कई सारी चीजें होती हैं। खैर देखो यहाँ पे
होलिस्टिक मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि पहले आपने देखा कोई कंपनी फोकस कर रही थी यहाँ पे मार्केटिंग कंसेप्ट पे, कोई सेलिंग कंसेप्ट पे, कोई प्रोडक्शन कंसेप्ट पे और कोई प्रोडक्ट कंसेप्ट पे। तो यहाँ पे जब धीमे धीमे टाइम चेंज हुआ और आपकी 21st सेंचुरी आती है, यानी कि आज के टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीआरएम के जो टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, सीआरएम एक बहुत ही अच्छे लेवल पे जा रहा है। देन मार्केटिंग को भी क्या कहा गया कि आपको अगर मार्केटिंग सही से करनी है तो मार्केटिंग भी आपको होलिस्टिक लेवल की करनी पड़ेगी, यानी कि सिर्फ एक फैक्टर पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि बस कस्टमर को देखो। आपको अपनी कंपनी, आपकी कंपनी के अंदर क्या हिसाब किताब चल रहा है वो देखना पड़ेगा। आपकी कंपनी का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपकी कंपनी का R&D डिपार्टमेंट हो गया, आपकी कंपनी का HR डिपार्टमेंट हो गया, इन सबको कहीं ना कहीं साथ में मिलकर रहना होगा, तभी आप एक बहुत ही अच्छी चीज निकाल के लेके आ पाओगे। सभी के सभी फीडबैक आपको तभी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बस कंज्यूमर्स के फीडबैक को लेते जाओ, आपको इंटरनल मार्केटिंग पे भी ध्यान देना है। आपको यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग हो गई उस पर भी ध्यान देना होगा, और आपकी रिलेशनशिप मार्केटिंग हो गई उस पर भी ध्यान देना होगा। तो बेसिकली ये जो होलिस्टिक मार्केटिंग है ये पूरा 4 मार्केटिंग पे डिपेंडेंट होता है, 4 टाइप की मार्केटिंग पे। तो बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है यहाँ पे। मेरी अब एक एक बात को अच्छे से सुनते जाना है। इसके एक बार मैं आपको फिगर पे लेके चलता हूँ, तो आपको ज्यादा क्लैरिफाई होगा कि जो अपना मार्केटिंग है, होलिस्टिक मार्केटिंग, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। कहाँ चला गया भाई? देखो, ये है आपकी होलिस्टिक मार्केटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम होलिस्टिक मार्केटिंग की बात करेंगे, ये मेजरली 4 टाइप की मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। इसमें आ जाती है आपकी आपका इंटरनल मार्केटिंग हो गया, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग हो गया, रिलेशनशिप मार्केटिंग हो गया, और आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गया। तो होलिस्टिक मार्केटिंग क्या बोलती है कि आपको सिर्फ एक लेवल की मार्केटिंग नहीं करनी है, आपको अलग अलग चैनल्स की जो है मार्केटिंग यहाँ पे उस पर ध्यान देना होगा। और इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा सारी की सारी चीजें, लेकिन पहले आप समझते जाना एक एक करके। और ये जो वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं इंटरनल मार्केटिंग की बात करूंगा तो इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, सीनियर मैनेजमेंट आ जाएगा, और आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके समझना। पहले जब भी मैं आपसे इंटरनल मार्केटिंग की बात करूंगा तो इंटरनल मार्केटिंग का मतलब है कि आप यहाँ पे आपकी जो भी एम्प्लॉइज हैं, इंटरनल मार्केट, जब भी इंटरनल वर्ड दिखाई देना इसका मतलब है कि आप अपने कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हो, एम्प्लॉइज की बात कर रहे हो। आप यहाँ पे पीपल की बात कर रहे हो। सीआरएम से याद आ रहा है ना, पीपल एंड प्रोसेस में जब भी पीपल एंड प्रोसेस बोलता था उसका मतलब पीपल कौन है? जो हमारे एम्प्लॉइज हैं। तो होलिस्टिक मार्केटिंग में क्या बोला गया कि आप क्या करो, पहले तो इंटरनल मार्केटिंग, यानी कि आपके जो लोग हैं, आपके जो यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, उनकी हायरिंग प्रोसेस कैसी है वो देखो आप यहाँ पे अच्छे से। उनका जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, मोटिवेटिंग प्रोसेस है, उनके अंदर क्या होनी चाहिए। आपका जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपका सीनियर मैनेजमेंट है, आपके जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इन सभी के अंदर क्या होना चाहिए? आपका बिजनेस वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए भाई? बिजनेस वैल्यूज इन सभी के अंदर होनी चाहिए। और आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपना बेचने वाले हो, जो प्रोडक्ट आपने निकाला हुआ है, उस प्रोडक्ट के बारे में इनको सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर मार्केटिंग की टीम को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पता नहीं होगा तो वो क्या ही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। देन अगर सीनियर मैनेजमेंट को ही नहीं पता होगा हम क्या प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्या अच्छी चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्या क्या उसके साथ सर्विसेज आप देने वाले हो, ये सब आपका इन सभी डिपार्टमेंट्स को पता होना चाहिए। इसको क्या बोला जाता है? इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है। और तो इसको आप एक बार लिख लो कि इंटरनल मार्केटिंग होती क्या है ना। लिखोगे तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। तो इंटरनल मार्केटिंग का बेसिकली सबसे पहले तो इंटरनल मार्केटिंग इज एम्ड, ठीक है ना, इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग द, एट प्रोवाइडिंग या फिर फुलफिलिंग करो इसे, एट फुलफिलिंग द क्या फुलफिल करोगे आप? नीड्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस बिजनेसेस बेसिकली ओन एम्प्लॉइज, यानी कि आपके बिजनेस के जो ओन एम्प्लॉइज हैं उनकी आप क्या करो, पहले उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करो इस मार्केटिंग में। इंटरनल मार्केटिंग का बेसिक एम क्या होता है? आपके जो इंटरनल एम्प्लॉइज हैं या फिर आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं बिजनेस के, उनकी नीड्स को आप फुलफिल करिए, यानी कि उन्हें आप ट्रेनिंग दो, उनको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दो, ये सारी की सारी चीजें। अब इसमें होता क्या है कि इसमें आपका बेसिकली इंश्योर किया जाता है, क्या होता है कि इट इंश्योर्स दैट कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं, दैट एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड, जो एम्प्लॉइज हैं वो सेटिस्फाइड हैं विथ द वर्क, विथ द वर्क दैट दे हैव टू, दैट दे हैव टू परफॉर्म। अच्छा, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना? क्या लिखा हुआ है? परफॉर्म, ठीक है ना, टू परफॉर्म ईच डे,
ठीक है, टू परफॉर्म ईच डे, यानी कि हर दिन उनको जो अपना काम परफॉर्म करना होता है उससे वो क्या हो, सेटिस्फाइड हो। ऐसा ना हो कि आप या तो उन्हें बहुत ज्यादा वर्कलोड दे दो या फिर आपने जो उन्हें काम मिला हुआ है उसमें उनका इंटरेस्ट ही ना हो। ठीक है, ये चीज होती है इसमें। तो इंटरनल मार्केटिंग में इन सब पॉइंट का भी आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि आपको मैंने, अगर आपको याद हो, सर्व कॉल बताया था, फिर मैंने आपको वहां पे मॉडल्स में क्या बताया था, कहीं ना कहीं जब आपके जो एम्प्लॉइज हैं, जब आपके एम्प्लॉइज में सेटिस्फेक्शन होगा तो अल्टीमेटली वो सेक्शन डिलीवर किसको होगा, जो आपके कंज्यूमर्स है। और कंज्यूमर्स अगर सेटिस्फाई हो गए तो आपका बिजनेस अल्टीमेटली आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो अगर यहाँ पे बोला जाए कि जो आपका होलिस्टिक अप्रोच होती है, यानी होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच होती है या फिर होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट होता है, उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपकी जो इंटरनल मार्केटिंग है वो भी आपको करनी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि इंटरनल मार्केटिंग किसका पॉइंट है, आपका होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच का ही एक पार्ट होता है, जिसमें कि हम एम्प्लॉइज के ऊपर अपना काम कर रहे होते हैं। फिर मैंने देखा यहाँ पर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग लिखा हुआ है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी जो भी चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, जो प्रोडक्ट बना रही है, जो सर्विसेज दे रही है, जो भी चैनल्स हैं आपकी कंपनी के बिजनेस के, और जो कम्युनिकेशंस हैं, ये सारे के सारे आपस में कैसे होने चाहिए, सिंक होने चाहिए। इसको अगर मैं आपको और क्लियर वर्ड्स में बोलना चाहूं तो आप इसको एक बार लिख ही लो। ठीक है, क्या करोगे आप, इसको थोड़ा सा नीचे आता हूं और यहाँ पर आप लिखो, अरे और नीचे आता हूं, यहाँ पे लिखो आप। देखो क्या लिखोगे आप, जो आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है। ठीक है, क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। समझना इसको ध्यान से, ये क्या होता है इसमें। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जो है आपका, ये एक स्ट्रेटेजी है। तो ऐसा लिख लो, इट इज अ स्ट्रेटेजी, it is a strategy that delivers strategy for delivering। ठीक है ना, क्या बोलोगे, for delivering a unified। ठीक है ना, एक तरीके से आप यूनिफाइड और होलिस्टिक मैसेज, यूनिफाइड कॉमा होलिस्टिक मैसेज, यानी कि इस स्ट्रेटजी, यानी कि जो आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होता है ना, इसमें आप क्या करते हो, आपके जितने भी चैनल्स हैं, आपका सप्लाई चैनल हो गया, आपका प्रोडक्शन यूनिट हो गया, आपका जो मार्केटिंग टीम है, आपका जितनी भी टीम्स होती हैं, उन सभी को आपने क्लियर कट मैसेज दे दिया। आप सारी की सारी टीम्स के थ्रू, या फिर आप मार्केटिंग में भी आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स करा रहे हो, आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हो, आप यहाँ पे रेस वाला फ्रेमवर्क यूज करने लग रहे हो। ठीक है ना, रेस फ्रेमवर्क पता है, कल ही बताया मैंने। तो आप जितने भी यहाँ पे फ्रेमवर्क्स यूज करोगे, आपका एक यूनिफाइड मैसेज जाना चाहिए, आपका प्रोडक्ट जो भी है उसके लिए यूनिफाइड और होलिस्टिक मैसेज जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपके अलग अलग मैसेज डिलीवर हो रहे हो, यानी कि आपका यहाँ पे सपोज करो प्रोडक्शन टीम के लिए अलग मैसेज दे रही हो अपने प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे आपकी मार्केटिंग टीम अलग दे रही है, डिजिटल में आपका अलग चल रहा है, जो पोस्टर्स वगैरह लग रहे हैं उनसे अलग मैसेज जा रहा हो। ऐसा ना हो, आपका क्या होती है स्ट्रेटजी कि आप एक यूनिफाइड और होलिस्टिक मैसेज डिलीवर कर पाओ अक्रॉस ऑल द मार्केटिंग चैनल्स, है ना, जितने भी आपके मार्केटिंग चैनल्स हैं, आप उन सभी के थ्रू एक मैसेज डिलीवर करो। सपोज करो मेरी कंपनी थी यहाँ पे ए, मेरी कंपनी ए ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया पी, इस प्रोडक्ट के लिए मैं हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से, फेसबुक पे, ट्विटर पे, पोस्टर के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक ही मैसेज डाल रहा हूं, तो वो ज्यादा स्ट्रांग जाएगा ना, लोगों को अलग से समझ में आएगा कि हाँ भाई ये आपका एक जो है प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है। अगर हर जगह अलग अलग मैसेज दोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो कस्टमर है वही कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे मार्केटिंग चैनल से आपको एक तरीके से यूनिफाइड और होलिस्टिक मैसेज प्रोवाइड कराना है दैट योर ब्रांड यूजर्स। ठीक है ना, वो मार्केटिंग चैनल्स जो कि आपकी ब्रांड यूज करती है, दैट योर ब्रांड यूजर्स। ठीक है, देन इसके बाद क्या लिखोगे, इट प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, क्या होगा ये, इसमें क्या होता है बेसिकली, इट प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी। ये क्या प्रोवाइड कराता है, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कराता है। whenever customer choose to interact with a whenever customers choose to interact, ये interact लिखा हुआ है, ठीक है, interact with a ब्रांड, क्लियर है। तो जब भी कस्टमर किसी ब्रांड से इंटरेक्ट करता है तो उसे कंसिस्टेंसी मिलती है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड पूरा आपने मार्केटिंग चैनल्स को इंटीग्रेट करके रखा है, तो कस्टमर ने यहाँ पे पोस्टर वगैरह देखा, फिर वो आपकी मार्केटिंग टीम को कॉल करता है या फिर उनसे कहीं ना कहीं एक तरीके से उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसे वही मैसेज वहां से डिलीवर होगा कि ऐसी ऐसी चीज है। तो कस्टमर का एक तरीके से क्या होगा, उसे जब इंटरेक्शन होगा तो एक कंसिस्टेंसी मिलेगी कि उसने पोस्टर में भी वही मैसेज देखा था, एडवर्टीजमेंट में भी वही मैसेज
मैसेज देखा था, वही मैसेज उसे मार्केटिंग टीम से मिल रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कस्टमर का, एक इमेज बनना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। ब्रांड की जो इमेज बनती है ना, जो कस्टमर एक अपना एसोसिएशन, ब्रांड एसोसिएशन बिल्डअप कर पाता है सॉफ्ट वाला, तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि उसकी जो इमेज, अब सोचो इमेज अगर उसकी बननी है तो कैसी बनेगी, आपने कहीं से अलग मैसेज दिया है, कहीं से अलग मैसेज दिया, तो उस प्रोडक्ट के लिए उसकी इमेज फ्रेगमेंटेड होगी, यानी कि टूटी फूटी सी होगी, और फिर उसे उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये चीज इसमें होती है। जैसे कि अभी मैंने ऐड देखा, कोई अपना फोन पे देखा, लैपटॉप पे देखा, फिर मैं उसके चैटबॉट पे गया, तो मैंने उससे चैटबॉट पे बात करी, तो वही मुझे मैसेज मिला जो मुझे पोस्टर वगैरह से, एडवर्टीजमेंट वगैरह से मिल रहा था। फिर मैंने चैटबॉट से बात करी, उसने भी मुझे वही मैसेज दिया। फिर मैंने उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात की, तो वहां से भी मुझे यही मैसेज मिला। तो एक टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है ना। इसे बोलते हैं आपका क्या, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, यानी कि आप जो भी आपके चैनल्स हैं, आपके कहीं ना कहीं जो चैनल्स हैं, वो सारे के सारे आपस में इंटीग्रेटेड हो रखे हैं, कहीं कोई भी आपका लैग नहीं है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। आई होप आपको क्लैरिफाइड हो गया होगा, इससे ज्यादा आपका इसमें कुछ नहीं होगा। आपका कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज और चैनल्स, इन सभी ये सभी क्या हो, आपस में सिंक्ड हो, इसका मतलब ये होता है। क्लियर है क्या? फटाफट से हाँ बोलना है। देन अब मैं यहाँ पे थर्ड नंबर की मार्केटिंग पे आ रहा हूँ, इसका मतलब होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। जब आप ये चारों मार्केटिंग को समझोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा ये होलिस्टिक मार्केट क्या होती है, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा। समझ रहे हो चीजें कैसे समझनी होती हैं ना। और रिलेशनशिप मार्केटिंग को समझते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब होता है तो आपका जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है, ये क्या बोलती है, आपके जितने भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, यानी कि ये बात करती है स्टेक होल्डर्स की। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप मार्केटिंग का। ये बोलती है कि आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स है ना, उनके साथ में आपको अपना रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रख के चलना है। आपका अब स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ जाएंगे, कस्टमर्स आ जाएंगे। मेजरली बात करूं तो चैनल आ जाएगा, चैनल में आपका सप्लाई वाले जो सप्लायर्स हो गए आपके, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। सप्लायर, रिटेलर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, ठीक है। देन आपका पार्टनर में कौन कौन आ जाते हैं, पार्टनर में आपके जो बेसिकली आपका जो पैसा लगा रहे हैं, है ना, जो स्टॉक होल्डर्स हो गए, ठीक है, जो आपके स्टॉक होल्डर्स होते हैं। पता है ना अब स्टॉक होल्डर्स क्या होते हैं, मैंने आपको स्टेक होल्डर, स्टॉक होल्डर, ये सारा डिफरेंस बताया हुआ है कि स्टेक होल्डर में क्या क्या आते हैं। तो चलो इसको एक बार मैं लिखाता हूँ, फिर आपको चीजें ये और क्लैरिफाई होंगी कि रिलेशनशिप मार्केटिंग आपका कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप मार्केटिंग। देखो, रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि इस रिलेशनशिप मार्केटिंग के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या इंक्लूड रहते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग में कौन कौन लोग होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, एक तो आपके क्या होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, ठीक है ना, कस्टमर्स होते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, मैंने आपसे बोला सारे स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर में आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। तो अब कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, ठीक है, क्या हो गए, कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉइज हो गए। देन आपके क्या हो जाएंगे, जो हमारे मार्केटिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगे, हमारे मार्केटिंग पार्टनर्स, जो आपने ऊपर देखा ना पार्टनर्स लिखा हुआ था, तो मार्केटिंग पार्टनर्स। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे क्या होते हैं, सपोर्टिंग स्टेक होल्डर्स। सपोर्टिंग स्टेक होल्डर किसको बोलते हैं, सपोर्टिंग स्टेक होल्डर्स, ठीक है। इंटरनल तो कौन से होते हैं, आपके एम्प्लॉइज हो गए और जो आपका पैसा लगा, एम्प्लॉइज हो गए। एक्सटर्नल कौन से होते हैं, कस्टमर होते हैं और स्टॉक होल्डर्स होते हैं। नाउ सपोर्टिंग स्टेक होल्डर किसको कहा जाता है, ये होते हैं आपके सपोर्टिंग स्टेक होल्डर। तो ये क्या हो जाएगा, वेट अ सेकंड, पैन ही बंद हो गया, एक सेकंड रुको। सपोर्टिंग स्टेक होल्डर ये क्या क्या हो जाएंगे, आपके सप्लायर हो जाएंगे, ठीक है, इसमें सप्लायर हो जाते हैं, रिटेलर हो जाते हैं, सप्लायर हो गए, रिटेलर हो गए, और आपका क्या हो जाएगा भाई, आपके जो एनालिस्ट हो गए, ठीक है ना, जो एनालिस्ट होते हैं ना, अलग अलग टाइप का एनालिसिस करते हैं। तो ये तो देखो एक तरीके से आपका ये ना थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, एक बार ऐसे लिखाता हूँ इसको मैं, अलग तरीके से लिखाता हूँ, वेट अ सेकंड। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो क्या बोलोगे, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, क्या होगा, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं आपके रिलेशनशिप मार्केटिंग के। पहले वाले को हम बोलते हैं क्या, कस्टमर, ठीक है ना, पहले वाले को आप बोलोगे कस्टमर। दूसरे वाले को बोलोगे एम्प्लॉई, ठीक है ना, दूसरा हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं। तीसरे होते हैं हमारे क्या, मार्केटिंग पार्टनर। अब इस मार्केटिंग पार्टनर के अंदर क्या क्या आते हैं, ये मैं आपको अलग से लिखवा रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको नीचे लिख दिया कि ये पॉइंट जो है आपका एग्जाम में पूछा जाता है अलग अलग। मार्केटिंग पार्टनर्स में क्या क्या आ जाते हैं आपके, जैसे कि आपका वेरियस चैनल्स हो गए, मार्केटिंग चैनल्स हो गए जो अलग अलग, ठीक है। देन आपका हो जाता है इसमें सप्लायर्स,
ठीक है, सप्लायर्स आते हैं आपके मार्केटिंग पार्टनर में, और इसको आप सपोर्टिंग स्टेक होल्डर भी बोल सकते हो सप्लायर को। ठीक है, चैनल हो गया, सप्लायर हो गए, देन आपका इसमें आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स। देन आपके इसमें आ जाते हैं डीलर्स। ठीक है, जो डीलर्स होते हैं ना, डीलर्स इसमें आ जाते हैं। आपकी एजेंसीज आती हैं जो वेरियस, ठीक है, क्या होती हैं जो वेरियस एजेंसीज, इन सभी को क्या बोला जाता है, मार्केटिंग पार्टनर। कितने कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं रिलेशनशिप आपका मार्केटिंग के, पहला कस्टमर, दूसरा एम्प्लॉइज, तीसरे मार्केटिंग पार्टनर, और चौथे कौन से हो जाते हैं आप देखो, फोर्थ नंबर पे हमारा आता है फाइनेंशियल मेंबर्स ऑफ फाइनेंशियल कम्युनिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, मेंबर्स ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल कम्युनिटी, यानी कि जो आपकी फाइनेंशियल कम्युनिटी है उसके मेंबर्स। इनमें कौन कौन होते हैं, इसमें आपके शेयर होल्डर हो जाते हैं, शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। देन इसमें आपके जो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स हो जाते हैं। आपके एनालिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, एनालिस्ट, ये तीनों किसमें होते हैं, मेंबर्स ऑफ फाइनेंशियल कम्युनिटी में होते हैं। तो इस चीज को आप याद रखना। ये तो आपका जो है सपोर्टिंग स्टेक होल्डर भी इनको बोला जाता है, लेकिन ये मेजरली क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे आपके। क्या कितने कॉन्स्टिट्यूएंट है, चार, कस्टमर, एम्प्लॉय, मार्केटिंग और आपका ये फाइनेंशियल कम्युनिटी। अब इन चारों से किसी भी कंपनी को, यानी कि कोई भी मार्केटर है तो अब उसको क्या करना होता है, इन चारों से बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने होते हैं। यानी कि आपकी कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, आप उसे अच्छा प्रोडक्ट दो, आपका एम्प्लॉइज के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, उनको आप सारी नीड पूरी करो, इनको सेटिस्फाई रखो। देन आपके जो मार्केटिंग पार्टनर है उनके साथ आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए। मैंने ये भी बताया क्या क्या मार्केटिंग पार्टनर होते हैं। फाइनेंशियल कम्युनिटी जो है आपकी, यानी कि आपके शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी तो आप प्रॉफिट ला के दो। ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट दो, एनालिस्ट हैं। देन देखो फायदा होगा कैसे, जब आपका एम्प्लॉय खुश होगा तो वो कस्टमर को अच्छी सर्विस देगा। कस्टमर को अच्छी सर्विस देने में जो आपके जो वेरियस चैनल्स हैं, वो यहाँ पे जो सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं, एजेंसीज हैं, वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली एम्प्लॉइज और मार्केटिंग पार्टनर मिलकर ही तो कस्टमर को अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। देन आप कस्टमर से अपनी तरफ से सीआरएम लगाओ। अब जो सीआरएम है ना, वो जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है, यहीं से निकल के आता है। क्योंकि अब हमें क्या करना है, कस्टमर के साथ रिलेशन अपना यहाँ पे लगाना है, तो आपका वहां पे सीआरएम आता है। अगर हम पार्टनर के साथ अपना रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहां पे आता है पीआरएम। पीआरएम को बोला जाता है पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये फिर एक अलग यहाँ पे स्ट्रीम निकल के आ गई कि पीआरएम पढ़ना है। फिर कस्टमर का जो रिलेशनशिप होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम सीआरएम पढ़ते हैं। एम्प्लॉइज के साथ रिलेशनशिप हो गया, फाइनेंशियल कम्युनिटी के साथ हो गया, क्योंकि जब आप इनको फायदा दोगे, अब जब ये सारी की चीजें तीन ऊपर वाले जो 3 पॉइंट अच्छे होंगे, तो आप अल्टीमेटली फायदा कमाओगे, और जो आपके शेयर होल्डर है उनको पैसा लाके दोगे, प्रॉफिट दोगे। जब उनको प्रॉफिट मिलेगा तो वो और पैसा डालेंगे आपके पास, आपके पास और पैसा आएगा तो आप और प्रोडक्ट में अपनी प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज कर पाओगे। प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करोगे, आप और ज्यादा लोगों का जो अपना मार्केट है उसको कवर कर पाओगे। ठीक है, तो समझ रहे हो, सारी की सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं एक तरीके से। अब बात की गहराई तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आप फटाफट से बताइए। तो ये चारों आपके क्या हो गए, की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। इनको आप फोर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से, की फोर की कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो अब आप इसमें थोड़ा सा लिख लो, रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या करती है, इट इट एम्स टू बिल्ड। ये क्या एम करती है, टू बिल्ड, क्या बिल्ड करने के लिए, आपका एक तरीके से म्यूचुअली समझते हो ना, दोनों तरफ से सेटिस्फैक्शन आना चाहिए, म्यूचुअली सेटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है विथ की कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है ना, किसके साथ में आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी है, विथ की कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं। ठीक है, की कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देन क्या हो जाएगा आपका, इन ऑर्डर टू, किस ऑर्डर में भाई, आप क्या करो, टू अर्न। ठीक है ना, टू अर्न एंड रिटेन देयर बिजनेस, टू अर्न एंड रिटेन देयर बिजनेस। यानी कि आपके जितने भी यहाँ पे की कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इसमें आपके सप्लायर्स हो गए या फिर उनका जो भी बिजनेस है उसको भी आप रिटेन करके रखोगे, आप कमाई भी करोगे, और यहाँ पर आप क्या कर रहे होगे, सबको एक बैलेंस में। आप एक लाइन और लिख लो यहाँ पे, ये आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कराएगी ये वाली लाइन। थोड़ा सा इसकी थिकनेस को कम कर लें क्या, देखो। तो मार्केटर्स हैव टू, क्या होता है भाई, मार्केटर्स, पहले आप ध्यान से इसको लिखो फिर बताता हूं। मार्केटर्स हैव टू क्या करना होता है, मेंटेन, मार्केटर्स हैव टू मेंटेन, या फिर आप क्रिएट कर दो इसे, टू क्रिएट प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी
अमंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना, अमंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना, उसके साथ प्रॉस्पेरिटी मार्केटर को मेंटेन करके रखनी पड़ती है, क्रिएट करके रखनी पड़ती है। एंड बैलेंस द रिटर्न्स, ठीक है ना, एंड बैलेंस द रिटर्न्स, यानी कि जो रिटर्न्स है ना उसको बैलेंस करना होता है टू ऑल की स्टेक होल्डर्स, टू ऑल की स्टेक होल्डर्स। अब समझना है मेरी बात को, मैंने क्या बोला, इनको प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करनी है, सबके साथ में रिलेशनशिप अच्छा बना के रखना है, और जो रिटर्न है की होल्डर्स का उसको भी बैलेंस रखना है। यानी कि आप कहीं ना कहीं इन सभी को दे तो रिटर्न ही रहे हो ना। आपने कस्टमर ने आपको पैसा दिया, आपने उसे क्या दिया, कुछ ना कुछ रिटर्न में कुछ मटेरियल तो दिया हुआ है ना। एम्प्लॉइज को आप रिटर्न में सैलरी दे रहे हो, मार्केटर पार्टनर जो है इनको आप रिटर्न में जो भी आपके चार्जेस होंगे डीलरशिप के, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के, वो आप दे रहे होगे। देन फाइनेंशियल कम्युनिटी में जो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया तो आप इसे प्रॉफिट दोगे। तो ये यहाँ पे आप हर जगह जो भी आप यहाँ पे अपना पैसा दे रहे हो, ठीक है, एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, जो रिटर्न्स दे रहे हो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को, उनको बैलेंस करके चलना है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करने के चक्कर में शेयर होल्डर को ज्यादा पैसा दे दो, और उसके अलावा जो आपके यहाँ पे मार्केट पार्टनर्स थे, यानी कि जो आपका सप्लायर था, डिस्ट्रीब्यूटर था, इनको आप यहाँ पे नाराज कर दो, इनका बैलेंस ना हो पाए पेमेंट, या फिर आप इन सभी को पैसा देने के चक्कर में जो अपना प्रोडक्ट है वो खराब बना दो, कस्टमर को वैल्यू खराब दे दो। तो कहीं ना कहीं मार्केटर को देखना पड़ता है कि ये सब चीजें हमारी क्या रहें, बैलेंस में रहें। अरे बोलो हाँ, बात क्लियर है क्या? अब बात वही आ जाएगी कि सीआरएम को अप्लाई करना है, बिकॉज देखो कभी भी आप अगर न्यू कस्टमर बनाओगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ कि आप अगर जो अपना आपका पहले से बना बनाया कस्टमर है उसे रोक के रखो। आपको क्या लगता है कि आप पहले से किसी चीज के कस्टमर हो तो आपको वो रिटेन करने के लिए ऑफर क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें उतना ही, उससे ज्यादा ही पैसा, उससे लगभग 5 से 10 गुना पैसा लग जाएगा, या फिर 2 से 3 गुना पैसा लग जाएगा किसी और नए कस्टमर को रिटेन करने में। उसकी उनकी मार्केटिंग की टीम लगेगी, पूरा पैसा लगेगा, उस पर खर्च होगा, ठीक है। तो उनका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पहले से जो उनका एग्जिस्टिंग कस्टमर है, कोशिश कर इसलिए की जाती है कि उसको हम रिटेन करके रखें। बात की गहराई तक पहुंचे क्या? तो ये जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है, इससे बहुत सारे एस्पेक्ट निकल रहे होते हैं, सीआरएम का भी एस्पेक्ट इससे निकल रहा होता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई क्या मेरी? फटाफट से बोलो हाँ। फिर इसी में आपका क्या हो जाता है, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उन पे फोकस किया जाता है। आप रिलेशनशिप बनाते जा रहे हो, इंडिविजुअल कस्टमर पे फोकस करोगे, कस्टमाइजेशन होता है, फिर वो सारी बातें कहाँ चली जाती हैं, सीआरएम के अंदर चली जाती हैं। क्लियर है? चलो अब चलते हैं हम यहाँ पे फाइनल वाला जो हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग का पार्ट था, जो फाइनल आपकी यहाँ पे मार्केटिंग होती है। कहाँ गया? चलो और ऊपर आते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे हमारे पास हमने समझा इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होती है, रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है ना। परफॉर्मेंस मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, इसे आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक पार्ट तो क्या हो गया, यहाँ पे आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, आपकी ब्रांड इक्विटी है, सेल्स का रेवेन्यू आपको आ रहा है, इसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है। दूसरा फैक्टर होता है यहाँ पे एथिक्स का, एनवायरमेंट का, लीगल का, कम्युनिटी का। तो बेसिकली इसको हम क्या बोल देते हैं, सोसाइटल मार्केटिंग भी कहीं कहीं इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, सोसाइटल मार्केटिंग। या फिर कहीं आपसे पूछ लेगा सोसाइटल मार्केटिंग किसका पार्ट है, तो याद रखना परफॉर्मेंस मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। अब इसमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या कुछ चीजें होती हैं, समझते हैं इसको ध्यान से। और देखो इसे, अच्छा ये जो आपका सोसाइटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, इसको एक और इसको इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि सोसाइटल मार्केटिंग वर्ड, ये जो वर्ड है एक्चुअली में, ये तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखाई है, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को तो दे रहा होता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके 2-3 मतलब होते हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर वर्ड यहाँ पे, कहीं कहीं एग्जाम्स में सोसाइटल मार्केटिंग दिया हुआ है इसलिए बताया, वैसे अगर आप प्रॉपर वर्ड यहाँ पे यूज करना चाहोगे तो वो क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, ठीक है ना। ये होता है इसका प्रॉपर वर्डिंग। क्लियर है? समझते हैं अब यहाँ पे क्या हुआ। बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग किसी भी कंपनी की 2 तरीके से कर दी। एक तो वो क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रही है, दूसरा होता है उस कंपनी की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। इसको जो ये जो आपकी सेल्स रेवेन्यू हो गया, ब्रांड इक्विटी, कस्टमर इक्विटी हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इसको बोला जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। अब आपको ब्रांड इक्विटी के बारे में सब कुछ पता है, तो ये मैंने आपको इसलिए पहले से एक्सप्लेन करके रखा है। अच्छा कस्टमर इक्विटी समझते हो क्या? कस्टमर इक्विटी बताऊं एक बार? चलो समझाता हूं एक बार, कस्टमर इक्विटी भी लिख लो। सी क्या होता है, ब्रांड इक्विटी तो मैंने समझा ही रखा है। देखो कस्टमर इक्विटी यानी कि सीई, सी का मतलब लिख लेना, जहां भी सी लिख रहा हूं उसका मतलब है कस्टमर इक्विटी। तो बेसिकली कस्टमर इक्विटी होता क्या है, इट इज द वैल्यू
ये सीआरएम से रिलेटेड है। कस्टमर इक्विटी ये सीआरएम का रिजल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि सीआरएम में जब हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू समझते हैं वहां से निकल के आता है। तो समझो, इट इज द वैल्यू ऑफ, इट इज द वैल्यू ऑफ, ये किसकी वैल्यू होती है? ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर, ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर, पोटेंशियल फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटेड बाय अ, रेवेन्यू generated, generated by a companies, companies customers, ठीक है ना, by a companies customers, customers, ठीक है, in the entire lifetime of the firm, in the entire, entire lifetime of the firm, लाइफ टाइम ऑफ द फर्म। यानी कि ये बेसिकली क्या बताता है, मैंने आपको सीएलवी बताया था। सीएलवी क्या होता है? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। यानी कि ये भी आपका कहीं ना कहीं किसके बारे में बताता है? फ्यूचर के बारे में बताता है ना, कि फ्यूचर में कस्टमर की क्या क्या यहाँ पे एक्शंस होंगे। तो इसी तरीके से सी क्या होता है? ये वो वैल्यू होती है पोटेंशियल रेवेन्यू आने की। किससे? कि भाई एक कंपनी का कोई कस्टमर बना हुआ है, वो आगे आने वाले लाइफ टाइम में फर्म के कितनी क्या वैल्यू और प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि कितना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है उस एग्जिस्टिंग कस्टमर से। यानी कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा बेस किस पे होता है? सीएलवी पे होता है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पे। ये सारी चीजें समझा रखी है, पूरा वहीं से रिलेट हो जाएगा आपका कि सी क्या है? ये वो वैल्यू है पोटेंशियल फ्यूचर रेवेन्यू की, जो एक कंपनी जनरेट किससे करेगी? एक कस्टमर से फ्यूचर में आने वाले टाइम में। और एक बात याद रखना, जिस कंपनी का हाई लेवल ऑफ कस्टमर इक्विटी होगा, जिस कंपनी का क्या होगा? हाई लेवल ऑफ कस्टमर इक्विटी, उसकी जो प्राइसिंग है वो भी हाई होगी, ठीक है ना, उसकी प्राइस कैसी होगी? हाई। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो एप्पल के फोन्स का, दे लो, ठीक है। तो जो कस्टमर एक बार एप्पल के प्रोडक्ट्स को यूज करता है वो लाइफ टाइम उसको यूज करता रहता है। तो अकॉर्डिंगली इसकी जो एप्पल के आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इनकी प्राइसिंग कैसी है? हाई है। तो जहां कस्टमर इक्विटी हाई होती है वहां कहीं ना कहीं प्राइसिंग का फैक्टर हमें देखने को मिलता ही मिलता है। क्लियर है? ये चीज आपकी एक ऑब्जर्व की जाती है। अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो अच्छे से करके आ जाना। ठीक, कस्टमर इक्विटी समझ में आ गया? क्या आ रहे बोलो हाँ। तो इसको ना एक अगर मैं इसे टेक्निकल वर्ड्स में बोलना चाहूँ सीई को, यानी कि आपका कस्टमर इक्विटी को, तो ये डेफिनेशन भी बोली जा सकती है कि इट इज द, इट इज द टोटल ऑफ, टोटल ऑफ डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड लाइफ टाइम वैल्यूज, लाइफ टाइम वैल्यूज ऑफ ऑल द फर्म कस्टमर्स, ऑल द फर्म कस्टमर्स। यानी कि आप जिनको यहाँ पे लाइफ टाइम वैल्यू का डिस्काउंट, यानी कि जितने भी अपने फर्म के कस्टमर थे उनमें से जो डिस्काउंटेड लाइफ टाइम वैल्यू का टोटल है उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। जो इसकी डिटेल्ड हो सकती है समझाने वाली डेफिनेशन वो भी लिखा दी है मैंने, तो अब कोई इश्यू आपको यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या हो गया? पैसा आपको कहां से आएगा? ब्रांड इक्विटी और कस्टमर इक्विटी से ही तो पैसा आने वाला है। तो इसको क्या बोल दिया हमने? ये हो गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर। लेकिन दूसरा फैक्टर जो है आपका एथिक्स का, यानी कि आपकी कंपनी क्या एथिक्स प्रोवाइड करा रही है अपनी, जो उसके जो एम्प्लॉइज हैं कंपनी के, उनमें क्या एथिक्स है, आपकी एथिक्स क्या है। एनवायरमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? एनवायरमेंट वाला फैक्टर अगर आपको याद हो, मैंने सीआरएम में भी बताया था, आपका जो मार्केटिंग आप जिस प्रोडक्ट की कर रहे हो वो एनवायरमेंट के लिए कैसा है। यानी अगर आप यहाँ पे रिसाइकल के लिए दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, जैसे मामा अर्थ है वो एनवायरमेंट के लिए काफी कुछ कर रहा है। तो ये क्या होता है? ये होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग। लीगल, आपका लीगली कैसे क्या प्रोडक्ट आपका निकल के आ रहा है, किसी कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी जो काफी, जिसकी मतलब कोई कम्युनिटी जो ज्यादा बड़ी नहीं है उसको हेल्प दे रही है, नहीं दे रही है, सोशली हेल्प दे रही है। तो ये सभी क्या होता है किसी भी कंपनी के? ये होते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग। तो याद रखना, एथिक्स, एनवायरमेंट, लीगल, कम्युनिटी किसमें आएगा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग में आता है, विच कम्स इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और इसी परफॉर्मेंस मार्केटिंग का एक पार्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, जिसमें कि आपका सेल्स रेवेन्यू देखा जाएगा, ब्रांड एंड कस्टमर इक्विटी देखा जाएगा। अरे बोलो हाँ, ये बात भी समझ में आ गई क्या? तो अब इसे अगर आप लिखना चाहो तो इसके लिए भी मैं आपको दो तीन लाइनें लिखा देता हूँ। वैसे ये तो जरूर लिख लेना कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी में क्या आता है? सेल्स रेवेन्यू आता है, ब्रांड एंड कस्टमर इक्विटी आता है, एंड परफॉर्मेंस एक्टिविटी के अंदर जो आपकी सोसाइटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसमें कम्युनिटी, लीगल, एनवायरमेंट, एथिक्स आते हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसका दे दिया है। अब लिख लो इसके बारे में दो तीन लाइन। कहाँ लिखोगे अब? चलो यहाँ पे लिखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की। तो क्या होता है कि इसके अंदर इट इज, इट रिक्वायर्स, इट कंसिस्ट ऑफ, लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या होता है? देखो, इट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, आपके क्या हो जाएगा?
जो रिटर्न्स आते हैं, ठीक है, बेसिकली जो आपके फाइनेंशियल रिटर्न हो गए और नॉन फाइनेंशियल रिटर्न। अब आगे क्या होगा भाई, इसे आप लिखो कहाँ से आएगा, टू बिजनेस, ठीक है, टू बिजनेस एंड सोसाइटी, टू बिजनेस एंड सोसाइटी, ठीक है, फ्रॉम मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स, फ्रॉम मार्केटिंग एक्टिविटीज, मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आई कि इसमें क्या होता है कि आपका जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, सॉरी, जो आपका फाइनेंशियल रिटर्न्स है, नॉन फाइनेंशियल रिटर्न है बिजनेस और सोसाइटी के लिए, बाई जो भी आप अपनी जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो, अपने मार्केटिंग के आपके जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके थ्रू जो भी मिलता है वो इसमें इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है अगर हम बात करें तो दो फैक्टर्स होते हैं भाई, फाइनेंशियल वाला, तो वो आप लिख लेना, फाइनेंशियल वाले को मैं एफ लिख देता हूँ, सोशल वाले को एस लिख देता हूँ। फाइनेंशियल वाले में क्या क्या आ जाता है, तो एक तो दो पॉइंट तो आपके ऊपर हो गए, ब्रांड इक्विटी, कस्टमर इक्विटी, ब्लाइंड ब्ला। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ फाइनेंशियल में और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो इसमें आपका मार्केट शेयर भी आ जाता है, ठीक है, मार्केट शेयर हो गया, कस्टमर लॉस रेट हो गया, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस जब आप बाद में देखोगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में शेयर आपका कितना है, क्योंकि मार्केट शेयर के हिसाब से तो आप फिर अपने प्रोडक्ट को वहां पे लाइन अप करोगे, जो मैंने आपको कल समझाया बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है। तो कस्टमर का लॉस रेट हो गया आपका। इसके अलावा क्या हो जाएगा, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन रेट, ठीक है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन रेट क्या चल रहा है, सेटिस्फैक्शन रेट हो गया। फिर आपका सीएलवी वगैरह हो गया, वो तो सीआरएम में चला जाएगा, है, और है ना, और आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह कैसी क्या है, तो ये सब जो परफॉर्मेंस है वो आती है फाइनेंशियल के अंदर। सोशल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, अब सोशल के अंदर आपका आ जाता है लीगल, एथिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, वो जो सारे पॉइंट ऊपर थे उसमें मोस्टली सारे लिखे हुए हैं, तो वही यहाँ पे आप लिख लोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि क्या होता है आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है, क्लियर है? तो बेसिकली आपका जब बेसिकली हम यहाँ पे आपका फाइनेंशियल की बात करेंगे तो आपकी कंपनी कस्टमर के ग्रोथ में कैसी जा रही है, कस्टमर का जो रेट है वो कैसा, कस्टमर का बेस कैसा बन रहा है, ठीक है ना, कस्टमर बेस ग्रोथ, ठीक है ना, कस्टमर बेस ग्रोथ में कंपनी कैसी जा रही है और आपका ब्रांड कैसी बन रही है, ये दो चीजें आपकी देखी जाती हैं किसमें, फाइनेंशियल वाले में। देन आप सोशली कैसे अपना एक्ट कर रहे हो, सोशली आप क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, सोसाइटी को क्या दे रहे हो, वो सब आपका इसमें आ जाएगा सोशल में। बार बार वही चीजें रिपीट करने से मतलब नहीं है, ये हो गया आपका क्या, अपना जो परफॉर्मेंस वाला है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो आपको क्लियर हुआ कि सर यहाँ पे इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है, देन आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो देखो अब यहाँ पे आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग हो गया और आपका यहाँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, यानी कि ये जब चारों फैक्टर मिलके किसको अफेक्ट, ये चारों फैक्टर जब मिल जाते हैं तो उसको क्या बोल दिया जाता है, आपका होलिस्टिक मार्केटिंग बोल दिया जाता है। तो अब मैं आपको लिखाता हूँ होलिस्टिक मार्केट की डेफिनेशन जो दी गई है। अब आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आएगा कि व्हाट इज होलिस्टिक मार्केटिंग, है ना, ये अलग अलग टाइप की हमने मार्केटिंग भी कवर कर लिया इसके साथ। तो अब बात करते हैं व्हाट इज होलिस्टिक मार्केटिंग। चलो, होलिस्टिक मार्केटिंग, चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, लिखो पहले, तो सबसे पहले लिखना ही है। तो द होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, क्या लिखोगे भाई, द होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड होता है, तो इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, ऑन द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हो गया। देन इसके अलावा आपका डिजाइन हो गया, डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। किसका भाई, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स, ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स, मार्केटिंग प्रोग्राम्स, और मार्केटिंग प्रोग्राम्स हो गए, आपकी प्रोसेस हो गई अलग अलग, ठीक है, क्या हो गई, प्रोसेस। इसके अलावा एक्टिविटीज हो गई, बिकॉज हम यहाँ पे सारी की सारी जितनी मार्केटिंग मैंने आपको ऊपर समझाई है ना, सभी को ये एक होलिस्टिक फॉर्मेट पे जो है कवर कर रही होती है, होलिस्टिक मार्केट। अब देखो नाम ही इसका क्या है, होलिस्टिक मार्केटिंग। तो ये आपका डेवलपमेंट हो गया, डिजाइन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मार्केटिंग प्रोग्राम्स का, प्रोसेस का, ठीक है, इसके अलावा एक्टिविटीज का, ठीक है ना, एंड एक्टिविटीज दैट, वो जो कि क्या करती हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, दैट क्या करेंगी भाई, दैट रिकॉग्नाइज देयर, क्या रिकॉग्नाइज करती हैं, ब्रेथ एंड इंटरडिपेंसीज, ठीक है ना, ब्रेथ एंड इंटरडिपेंसीज। अच्छा अभी लिखते जाओ, बस लिखना है अभी, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है इसमें, कैसा क्या चीजें हैं, राइट। इसके अलावा आप क्या लिखोगे अब इसमें, इट
एक्नॉलेजेस नॉलेजेस दैट, क्या एक्नॉलेज करता है ये, एवरीथिंग मैटर्स इन मार्केट, दैट एवरीथिंग मैटर्स इन मार्केट, यानी कि मार्केट में जो है हर चीज आपकी मैटर करती है इन मार्केटिंग बेसिकली, है ना। मार्केट क्या, मार्केटिंग, जिसमें कि आपका अब एवरीथिंग का मतलब क्या हो गया, बहुत ही आपका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके चलती है, ठीक है। क्या लेके चलती है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव। एंड ये जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, अम, ये जो आपका क्या है, अरे यार ये पेन बीच में इतनी गुस्सा आती है ना। देखो क्या हो गया, ये जो आपका ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, ये क्या करता है, 4 डायमेंशन पे डिपेंडेंट होता है। कितनी डायमेंशन पे, 4 डायमेंशन पे। इन चारों डायमेंशन के आपको नाम पता है। पहली वाली डायमेंशन होती है इंटरनल मार्केटिंग, दूसरी वाली डायमेंशन होती है इसकी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, तीसरी डायमेंशन होती है इसकी रिलेशनशिप मार्केटिंग, चौथी डायमेंशन होती है इसकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो बेसिकली होलिस्टिक मार्केटिंग क्या है, द होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो आपके मार्केटिंग के प्रोग्राम्स हैं, उसकी प्रोसेस है और उसकी एक्टिविटीज हैं, इन सभी को आप डेवलप करते हो, डिजाइन करते हो और इम्प्लीमेंट करते हो। इन सभी को और इनके बीच में जो आपकी एंड रिकॉग्नाइज देयर, यानी कि और इन सभी के बीच में, यानी कि जो प्रोग्राम्स, प्रोसेस, एक्टिविटीज है, उनका डेवलपमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन है, इन सभी के बीच में जो इंटरडिपेंसीज होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट होती हैं, उनकी ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है कितना वास्ट एरिया ये कवर कर रही होती हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं इन चारों डायमेंशन को एक साथ मिला के दे दूं आपको, इंटरनल को दे दूं, इंटीग्रेटेड को दे दूं, सॉरी, इंटरनल को दे दूं, इंटीग्रेटेड को दे दूं, रिलेशनशिप को दे दूं एंड इसके अलावा आपका परफॉर्मेंस को दे दूं, तो ये चारों मिलाकर की बहुत ही ब्रॉड एक कैटेगरी को कवर करेंगी ना, तो इनकी ब्रेथ पूरी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, आपका होलिस्टिक मार्केटिंग बोला जाता है। आई होप अब आपको क्लैरिफाइड हो गया होगा। होलिस्टिक मार्केटिंग कुछ नहीं है अपने आप में, ये कोई कुछ नहीं है, जबकि इसके अंदर के जब हम डायमेंशंस को समझते हैं और फिर हम उन सभी को एक साथ मिला देंगे, तब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, होलिस्टिक मार्केटिंग बोल रहे होते हैं। कहाँ चला गया यार, होलिस्टिक मार्केटिंग, ठीक है ना, ये रहा आपका। क्लैरिफाइड हो रही है क्या ये चीज, अब आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो, यहां से जैसे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे अब आप इनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मेरे शब्दों को आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। अच्छा, क्लास ओवर हो गई है क्या, नहीं हो गई है, अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, मार्केटिंग मिक्स, ठीक है ना। मार्केटिंग मिक्स बताऊंगा अभी मैं आपको। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स तो पढ़ा रखा है ना, कोई अगर भूल गया है ना उसको वहीं आके ऐसा उल्टा लटकाऊंगा कि बिल्कुल रिवाइज करके रखना है सब कुछ इस टाइम पे, बात समझ में। तो खैर प्रोडक्ट मिक्स समझते हैं, प्राइस मिक्स क्या होती है, देन आपका क्या बोलते हैं, प्रमोशन मिक्स, है ना। तो प्रमोशन मिक्स क्या होता है, ये हमें 4-5 चीजें और समझनी है, ठीक है। देखो आप लोगों के लिए ना बहुत मेहनत कर रहा हूँ, देखो आप लोगों ने बोला सर जल्दी जल्दी करा दो, तो लो आपकी इतना टाइम दे रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, संडे को भी क्लास होगी आपकी। तो इस चीज को समझो कि अगर सामने वाला पर्सन आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आपको अपने लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, समझ में आ रहा है। आपको अपनी मदर की हैप्पीनेस देखनी है, फादर की हैप्पीनेस देखनी है, फैमिली की देखनी है, छोटे भाई बहन होंगे, वो आपको एक अच्छी नजरों से देखेंगे। देखो ये ट्रुथ है यार, कि अगर आप लाइफ में सक्सीड नहीं होगे ना, तो आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं वो भी आपको एक टाइम पे गंदी नजरों से देखने लगेंगे कि यार तुमने उखाड़ा क्या है, तुम क्या ही किस हैसियत से तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुमने तो लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है। एटलीस्ट अब मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, ठीक है। तो आप एडवाइस भी नहीं दे पाओगे फिर, समझ पा रहे हो मेरी बात को। थोड़ा ट्रुथ है, हार्श लगेगा आपको, बिटर लगेगा, बट ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर। चलो आते हैं आगे, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अपना मार्केटिंग मिक्स पे बढ़ते हैं। तो भाई अब यहाँ पे बात निकल के आई कि ये मार्केटिंग मिक्स पहले होता क्या है, ये 4 पीस, व्हाट आर 4 पीस एंड ये वो। तो शुरुआत इसकी होती है यहाँ से, कहाँ चला गया, ये रहा देखो, ये है आपके 4 पीस, यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस, सबसे पहले लिखो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, पहले ये समझेंगे, उसके बाद हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी क्या ये सारे मिक्स हैं। तो भाई ये जो सेंटर में बैठा हुआ है मार्केटिंग मिक्स, पढ़ते हैं इसको। फिर इसके यहाँ पे 4 चमचे हैं, ये भी प्रिय होता है प्रमोशन मिक्स। इसके जो चमचे हैं ना, ये जो आपको 4 पीस दिख रहे हैं, यही जो है अलग अलग अपने मिक्स बना रहे होते हैं। इसको ही बोलते हैं प्रमोशन मिक्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स, इसको बोलते हैं प्राइस मिक्स, इसको बोलते हैं प्लेस मिक्स। तो ये जो चीजें हैं ना, ये अलग अलग नहीं है कि प्रमोशन मिक्स अलग हो, प्रोडक्ट मिक्स अलग हो। अच्छा प्रोडक्ट मिक्स जो है इसके बारे में तो मैंने आपको अलग से बता दिया, जहाँ प्रोडक्ट लाइन का यूज होता है वो सब मैंने इसलिए पहले बता दिया था। और वो जो ब्रांडिंग वाला टॉपिक था ना, वो थोड़ा सा अलग था, हटके था, मुझे पता था कि आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए वो टॉपिक मैंने पहले करा दिया। क्योंकि जब एग्जाम डेट पास आ जाती है ना, तो जो दिमाग में ना कम चीजें थोड़ी सी कम कम घुसती हैं, इजी चीजें जल्दी घुसती हैं।
तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को सोचा था ये थोड़ा बाद में कराऊंगा, इजी इजी चीजें जल्दी हो जाएंगी। समझ पा रहे हो अब बातों को? खैर, समझ में आया हो तो ठीक, नहीं आया हो तो चुपचाप पढ़ लो। नाउ मार्केटिंग मिक्स लिखा रहा था ना, लिखो यार मार्केटिंग मिक्स। इट रिफर्स टू द, क्या लिखोगे भाई? मार्केटिंग मिक्स हेडिंग डालना, उसके सामने लिखो इट रिफर्स टू द सेट ऑफ, इट रिफर्स टू द सेट ऑफ। अच्छा नहीं लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, बट लिखोगे ना तो हाथ के नीचे से जाएगा, चीज़ें याद रहेंगी, इसलिए बोलता हूँ। आपका एक्शंस हो गया और टैक्टिक्स हो गए, और टैक्टिक्स, ठीक है। देन आपका दैट अ कंपनी यूजर्स टू, ठीक है, दैट अ कंपनी यूजर्स टू, किसके लिए यूज करते हैं? प्रमोट इट्स ब्रांड और प्रोडक्ट इन मार्केट, टू प्रमोट इट्स ब्रांड और प्रोडक्ट प्रोडक्ट इन मार्केट, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बिल्कुल इजी लेमैन टर्म्स में बोलना चाहूँ, बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, आसान शब्दों में बोलना चाहूँ, तो क्या होता है? इट रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्शंस, उन सेट ऑफ एक्शंस को रेफर करता है, या फिर उन टैक्टिक्स को रेफर करता है। ये सेट ऑफ होना चाहिए, है ना, सेट ऑफ एक्शंस, या फिर टैक्टिक्स को रेफर करता है जो कि एक कंपनी यूज करती है अपनी ब्रांड या प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। कहाँ पर? मार्केट में, ब्रांड को या फिर किसी प्रोडक्ट को। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इन्होंने कहा कि इसके ना आपके 4 पीस होते हैं। इसको आप अगर किसी अपनी किसी भी ब्रांड को या फिर अपने प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हो, तो उसके लिए 4 फैक्टर हैं। बेसिकली क्या बोला इन्होंने? 4 पीस हैं या फिर 4 फैक्टर्स हैं। और ये बताया किसने भाई 4 फैक्टर्स हैं? ये बताया मैकार्थी ने। किसने बताया भाई? मैकार्थी ने बताया। अब समझना, स्टार्टिंग में ना आपके 4 पीस दिए गए जो मार्केटिंग मिक्स के लिए, वो मैकार्थी ने दिए थे 1950s के टाइम पे। लेकिन आपको पता है अब टाइम इवॉल्व होता गया, टाइम इवॉल्व हो रहा है, धीमे धीमे चीज़ें आपकी बढ़ती जा रही हैं, और मार्केटिंग की जो क्राइटेरिया हुआ करता था वो भी इंक्रीज हुआ है ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेट हुआ है, कॉम्प्लेक्स हुआ है सारा का सारा सिस्टम। तो इन 4 पीस को भी आगे डेवलप किया गया, वो अभी देखेंगे। पहले हम ये जो बेसिक 1950s में जो 4 पीस को इंट्रोड्यूस कराया मैकार्थी ने, उसको समझते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला भाई? 4 आपके जो ब्रॉड फीचर, आपके जो इसेंशियल फैक्टर्स हैं 4 पीस में, एक होता है प्रमोशन, एक होता है प्रोडक्ट, एक पी होता है प्राइस, और एक पी होता है आपका प्लेस। अब सबसे बड़ी बात आपको इसके अंदर जो समझनी है वो है इन सभी मिक्सेस के अंदर जो प्रेजेंट है ना, आपके प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है, प्राइस मिक्स के अंदर ये होता है, प्लेस मिक्स के अंदर ये होता है, ये जो सभी है ना, इनको बोला जाता है वेरिएबल्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। तो बेसिकली जब मार्केटिंग मिक्स के अंदर हमने ऑब्जर्व किया 4 बेसिक फैक्टर, अब इन चारों फैक्टर के भी ना अलग अलग मिक्स होते हैं। मिक्स का मतलब क्या है? जब बहुत सारी चीजों को मिला के हम बोलते हैं तो उसको मिक्स बोल दिया जाता है। मिक्स आपने सुना होगा ना, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमने देखा कि एक जो प्रमोशन का एस्पेक्ट है, प्रमोशन का जो फैक्टर है, उसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं। सेल्स का प्रमोशन होता है, एडवर्टीजिंग के थ्रू प्रमोशन होता है, पब्लिक रिलेशन पीआर टीम प्रमोशन करती है, डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू प्रमोशन किया जा सकता है। तो हमने देखा कि यार अपने प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं किन किन मीन से, ठीक है ना। आपका वो प्रोडक्ट की क्वालिटीज होंगी उसमें, उसके थ्रू भी तो वो प्रमोट होता है। अच्छा एक बात याद रखना कि कभी भी कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है तो उस प्रोडक्ट में जो खासियत होती हैं उसके थ्रू भी वो अपना प्रमोशन कराता है। उसकी जो प्लेस है वो किस प्लेस पे है, उसके थ्रू भी उसका प्रमोशन होता है। वो किस प्राइसिंग पे बिक रहा है, उससे भी उसका प्रमोशन होता है। इसलिए हमने इन चारों फैक्टर्स को किसमें डाला है? मार्केटिंग मिक्स में। अच्छा एक डेफिनेशन और लिख लो थोड़ी सी आप मार्केटिंग मिक्स की, ये देखो पहले से नीचे लिखा हुआ है मार्केटिंग मिक्स की, ठीक है ना। मार्केटिंग मिक्स एक और लिखो, वो तो मैंने आपको चलो लेमन टर्म्स में समझा दिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं तो मार्केटिंग मिक्स इज अ बेसिक टूल, क्या लिखोगे भाई? मार्केटिंग मिक्स लिख लिया, आगे लिखा रहा हूं, इज अ बेसिक टूल। ये क्या होता है? एक बेसिक टूल होता है, या फिर आप इसको फंडामेंटल टूल भी बोल सकते हो, फंडामेंटल टूल, ठीक है। यूज्ड टू गाइड डिसीजन मेकिंग, यूज्ड टू गाइड किसको गाइड करने के लिए? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को गाइड करने के लिए, ठीक है। इन मार्केटिंग, डिसीजन मेकिंग को मार्केटिंग में गाइड करने के लिए एक ये आपका फंडामेंटल टूल है। इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट्स द फैक्टर्स, इसमें उन फैक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर उन बेसिक टूल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बेसिक, अब ये ना यहाँ पे बेसिक यूज करना इतना ठीक नहीं रहेगा। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? अपने आप में एक होना। जैसे कि आपका जो सेल है, सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। फिर सेल के अंदर काफी सारे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सारा मैंने पढ़ाया हुआ है, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो ऐसे ही मार्केटिंग मिक्स को आप क्या बोल सकते हो? ये फंडामेंटल आपका टूल है। इस टूल के अंदर कई सारे फैक्टर्स हैं या फिर बेसिक टूल्स हैं,
कई सारे तो नहीं, 4 हैं, ठीक है। दैट मार्केटर्स दैट मार्केटर्स दैट मार्केटर्स यूज, जो कि मार्केटर्स यूज करते हैं टू ब्रिंग देयर प्रोडक्ट्स टू ब्रिंग देयर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स को लाने के लिए, और सर्विसेज टू द मार्केट्स, और सर्विसेज टू द मार्केट्स, ठीक है ना, उनकी जो भी प्रोडक्ट है सर्विसेज को मार्केट में लाने के लिए। एंड ये जो प्रोडक्ट मिक्स है ये क्या होता है, फाउंडेशन ऑफ मैनेजेरियल मार्केट बोला जाता है। ये जो बेसिक, सॉरी प्रोडक्ट मिक्स नहीं, ये जो मार्केटिंग मिक्स है इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे आप इसे, फाउंडेशन ऑफ मैनेजेरियल मार्केटिंग, मैनेजेरियल मार्केटिंग। तो जो मैनेजेरियल मार्केटिंग होती है उसका ये क्या है, फाउंडेशन है। अ, तो ये आपको समझ में आया। मार्केटिंग मिक्स बेसिकली क्या है, ये जैसे एक सेल आपका फंडामेंटल होती है वैसे कि ये फंडामेंटल है, जिसमें कि आपके कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं, टूल्स हैं, जिनका यूज करके मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को अपना मार्केट में उठा करके लाते हैं, या फिर बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, उनके उनके द्वारा अपना जो भी प्रोडक्ट या ब्रांड लेके आए हैं मार्केट में उसका प्रमोशन कराते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई क्या, फटाफट से बोलो हाँ। तो ये हो गया आपका मार्केटिंग मिक्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या हो गया। अब कहीं कहीं क्या होगा, आपको मार्केटिंग मिक्स बोलेंगे या फिर जो पीस बोलते हैं वो 4 पीस बोलेंगे, लेकिन आपको कहीं कहीं क्या दिखेगा, मैं आपको देखो हर चीज दिखा के चलता हूं हमेशा, कि कस्टमर को आप किस तरीके से यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो उसको 7 बोलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं 7 पीस। कभी कभी आपको मार्केटिंग मिक्स के 7 पीस बोलेंगे, लेकिन आपके मार्केटिंग मिक्स के होते 4 पीस ही हैं। ये जो 7 पीस हैं ये कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए होते हैं, कस्टमर कैसे लेके आए, उसमें आपका पीपल होता है, फिजिकल एविडेंस होता है, प्रोसेस होता है, देन आपका प्रमोशन होता है, प्रोडक्ट होता है, प्राइस होता है, प्लेस। यानी कि जो 4 पीस हैं वो तो आपके रहते हैं, इसके अलावा ये 3 और ऐड हो जाते हैं, जबकि ये 3 भी अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इंप्रूव हुई ये चीजें, और इसको हम 7 पीस में लेके कैसे आए अभी ये आपको आगे पता चलेगा, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। तो आपको ये समझ में आया कि जो 4 पीस है मार्केटिंग मिक्स के, ये इस तरीके से काम करते हैं। अलग अलग डायग्राम से देखो, सुंदर सुंदर से, इनसे आप देख के समझ सकते हो। अब अगर आप देखोगे प्रमोशन मिक्स, अब देखो यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि मार्केटिंग मिक्स जो है इसमें कितने होते हैं, 4। इनमें भी क्या होते हैं, अलग अलग मिक्सेस होते हैं। प्रमोशन की बात करूंगा तो इतने हो गए। प्रोडक्ट में होगा आपका, प्रोडक्ट की फीचर्स होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, उसकी ब्रांडिंग होगी, पैकेजिंग होगी, आप उसके साथ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे, कुछ वारंटीज वगैरह भी तो देते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, आपका प्रोडक्ट मिक्स में आता है। याद कर लो, लिख लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वेरिएबल कौन से मिक्स में आता है। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं प्रोडक्ट मिक्स के। सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टीजिंग, पीआर, डायरेक्ट मार्केटिंग किसके हैं। वेट अ सेकेंड यार। तो देखो यहाँ पे आपका, अगर हम प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस के क्या क्या यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स हैं क्या निकल के आते हैं, चैनल हो गया, मार्केट का कवरेज हो गया, असॉर्टमेंट कैसा है, लोकेशन कैसी है, इन्वेंट्री कैसी है, ट्रांसपोर्ट आपका कैसे होगा, प्राइसिंग में आपका प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी आती है, प्राइसिंग होती है, अलाउंसेस होते हैं, डिस्काउंट होते हैं, पेमेंट टर्म्स होते हैं अलग अलग। तो ये सब आता है आपका प्राइस मिक्स में। इतनी सी बात समझ में आई क्या, चलो। अच्छा, अब इन वेरिएबल्स में ना इन्होंने इस डायग्राम में कुछ दे नहीं रखे, जैसे कि प्रमोशन मिक्स में आपका सेल्स फोर्स भी आता है, ठीक है, जो सेल्स फोर्स हो गया ये भी प्रमोशन मिक्स में आता है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ अलग से, उनको आप लिख लो, बाकी डायग्राम वगैरह का आपको लेना हो तो ले लेना। ये देखो प्रमोशन मिक्स हो गया, तो प्रमोशन मिक्स में आपका मेन पॉइंट्स में एडवर्टीजिंग, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग हो गया, यहाँ पे आपका डिजिटल मार्केटिंग आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्या हो गया, डिजिटल मार्केटिंग ऐड कर सकते हो आप, यहाँ पे सेल्स फोर्स ऐड कर सकते हो। तो ये सभी क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, या फिर आप इनको क्या बोलते हो, एलिमेंट्स या फिर वेरिएबल्स बोल दो। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो जितनी चीजें बता रहा हूँ उतनी याद रखना। सेल्स प्रमोशन हो गया इसमें देखो, फिर ऐसे ही अगर आप अलग अलग देखोगे तो प्रमोशन मिक्स का जो पर्सनल सेलिंग है उसका टाइमिंग कैसी होती है, रेगुलर कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग में इंटरमिटेंट रहता है। इंटरमिटेंट का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम सुना होगा आजकल, उसका मतलब होता है ब्रेकफास्ट को स्किप कर दो, रात में 7 बजे खाना खा लो, फिर आप दोपहर के 12 बजे बाद खाना खाओ अगले दिन। तो ये जो गैप होता है इसको इंटरमिटेंट बोला जाता है, ठीक है। बाकी इस तरीके की चीजें होती हैं। और डायरेक्ट मार्केटिंग में याद रखना, हमेशा कस्टमाइज्ड मैसेज प्रोवाइड किया जाता है और एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, ज्यादा रीच होती है डायरेक्ट मार्केटिंग की, और इसमें कस्टमाइज मैसेज आप प्रोवाइड करा सकते हो और रिलेटिवली हाई होता है। बस इतनी सी चीज के लिए मैंने ये डाला हुआ था, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं आगे, तो आप देखोगे, देखो
क्या है आपका प्रोडक्ट मिक्स, कुछ नहीं है, उसी के जो क्वालिटी, डिजाइन, वैरायटी, ब्रांडिंग, फीचर, पैकेजिंग, वारंटी, सर्विस, ये सारे के सारे प्रोडक्ट मिक्स में आते हैं। प्लेस में अगेन आपका वही सब आता है कि एजेंट हो गया, होलसेलर, रिटेलर, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है ये सब। प्राइस मिक्स में प्राइस के सब्सटीट्यूट होते हैं, गुड्स कमीशन होता है, डिस्काउंट होता है, टर्म्स ऑफ सेल्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, ये सब आपके प्राइस मिक्स में आते हैं। प्रमोशन मिक्स में पर्सनल सेलिंग हो गई, सेल्स प्रमोशन, वही सारी बातें बार बार आएंगी आपके लिए, लेकिन मैं कुछ अलग से पॉइंट लिखवाना चाह रहा हूं, उनको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो। कि जब भी मैं आपसे बात करूं प्रोडक्ट की यानी कि प्रोडक्ट मिक्स की बात करूंगा मार्केटिंग मिक्स के अंदर, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट की वैरायटी आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट की वैरायटी आ जाएगी, इसके अलावा इसकी क्वालिटी आ जाती है, ठीक है, डिज़ाइन आ जाती है, क्वालिटी आ गई, डिज़ाइन आ गई, फिर आपका फीचर्स आ गए कई सारे, ठीक है, जो फीचर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, फिर उसका ब्रांड नेम भी इसी में आता है, ठीक है, प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम होता है। इसके अलावा आपका पैकेजिंग हो गई, ठीक है, तो याद रखना पैकेजिंग आपका प्रोडक्ट मिक्स में आती है। देन साइजेस हो गए, सर्विसेज हो गई, ठीक है, साइजेस हो गए, सर्विसेज हो गई, एंड आपका वारंटी हो गया, रिटर्न हो गया, थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, वारंटीज हो गए, वारंटीज, ठीक है, देन आपका रिटर्न्स हो गए, तो ये सारे के सारे किसमें होते हैं, प्रोडक्ट मिक्स में होते हैं। देन आपका जो प्राइसिंग में है, आपने ऊपर तो देख लिया कुछ चीज़ें एड ऑन है वो आप कर लो। प्राइसिंग में आपका एक तो लिस्ट प्राइस होता है, ठीक है, लिस्ट प्राइस जो होती है, और इसमें आपका ऊपर मैंने बता ही रखा है डिस्काउंट वगैरह हो गए, ठीक है, डिस्काउंट जो होता है वो इसी में आता है प्राइस में, प्राइस मिक्स में। देन आपके अलाउंसेस हो गए कि क्या अलाउंसेस आप अपनी प्रोडक्ट के साथ या फिर अपनी सर्विस के साथ प्रोवाइड करा रहे हो अगले पर्सन को। पेमेंट का जो टाइम होता है, पेमेंट पीरियड, आप जैसे कि अगर कोई क्रेडिट ईएमआई देता है, ठीक है, तो ईएमआई में पेमेंट पीरियड क्या रहेगा, क्या प्राइसिंग रहेगी, वो सब प्राइस मिक्स में ही आता है, ठीक है। तो पेमेंट पीरियड, अरे बोलो हाँ, बात क्लियर है क्या। देन आपका इस तरीके से हो जाता है क्रेडिट के जो अलग अलग टर्म्स होते हैं, तो यहाँ पर आपके क्रेडिट टर्म्स आ जाते हैं। देन अगर आप प्राइसिंग के आगे चलोगे, दूसरा तीसरा मिक्स पे बात करेंगे हम। तीसरा मिक्स आपका हो जाता है प्रमोशन मिक्स, ठीक है। प्रमोशन मिक्स में तो जो ऊपर बताए थे वही है सारे के सारे, कुछ नया इसमें होगा नहीं, आपके यही होते हैं मेन। सेल्स का प्रमोशन हो गया, क्या हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, आपकी एडवर्टीजिंग हो गई। अच्छा एडवर्टीजिंग है ना, एडवर्टीजिंग के ऊपर मैं आपको भी एक दो चीजें बताऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। एडवर्टीजिंग हो गया, देन आपका सेल्स फोर्स, ठीक है, सेल्स फोर्स हमने पढ़ लिया, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन क्या होता है, सेल्स फोर्स क्या होता है। पब्लिक रिलेशन में पीआर हो गया आपका, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का जो पॉइंट बताया उसको अलग से लिख लेना, पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। देन आपसे मैं बात कर रहा हूँ प्लेस मिक्स की। अब आते हैं भाई, कितने डायग्राम डाले हुए हैं भाई, देखो आपका अब आ गया प्लेस मिक्स, ठीक है ना, क्या आ गया, प्लेस मिक्स आ गया। अब प्लेस मिक्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, इसके वेरियस चैनल्स आ जाएंगे। जब मैंने चैनल्स बोल दिया इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा, सप्लायर हो जाएगा, रिटेलर हो जाएगा, ठीक है, ये सब आपका। फिर कवरेज कहाँ कहाँ, कौन कौन से प्लेस तक आपका कवरेज है। फिर आपका इसी में आ जाता है असॉर्टमेंट्स वगैरह, ठीक है, क्या आ जाते हैं, असॉर्टमेंट्स वगैरह। असॉर्टमेंट समझते हो गया आप सभी लोग, ये होता है अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना, असॉर्टमेंट को बोला जाता है। देन आपका फोर्थ नंबर पे हो जाएगी अलग अलग लोकेशंस हो गई, ठीक है ना, क्या हो गई, लोकेशंस हो गई, इन्वेंट्रीज हो गई, तो ये भी आपका ऑफ कोर्स सी बात है, जो इन्वेंट्रीज होंगी वो भी प्लेसेस में ही आएंगी, है ना। फिर ऐसे ही आपका सिक्स्थ नंबर पे हो जाता है ट्रांसपोर्ट वगैरह, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो होगा ये भी आपका प्लेस मिक्स में आता है। ये स्पेशली याद रखना, ट्रांसपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ प्लेस मिक्स, ठीक है। तो ये जो है कहां से निकले हैं, मार्केट मिक्स से। जैसे कि मैंने आपको सेल जब समझाई थी बायोलॉजी में, तो सेल वाज द फंडामेंटल यूनिट। उस फंडामेंटल यूनिट में क्या थे, कई सारी ऑर्गेनेलीज थी, माइटोकॉन्ड्रिया था, आपकी सेल वॉल थी, दुनिया जहान की चीजें थी, है ना, वो मैंने आपको वहां एक्सप्लेन किया हुआ था। तो ऐसे ही मार्केट मिक्स क्या है, फंडामेंटल आपका टूल है। उस फंडामेंटल टूल के कुछ बेसिक टूल्स हैं, ठीक है ना, उन बेसिक टूल्स में आपका आता है क्या क्या, कि इसमें आपके प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स, एंड जो आपका प्रोडक्शन मिक्स हो गया, प्रमोशन मिक्स हो गया, प्राइस मिक्स हो गया, ठीक है, ये चार चीजें, इनको हम क्या बोलते हैं, 4 Ps बोलते हैं। अच्छा 4 Ps को किसने दिया था, मैकार्थी ने दिया था। मैंने आपको 1950s बताया, बेसिकली ये जो टाइम था वो 1950s से 60s का टाइम था, क्योंकि डेवलपमेंट हुआ इसका। पहले बोर्डन करके एक पर्सन थे, उन्होंने, बोर्डन ने बताया था इसके बारे में, लेकिन आगे चल के फिर मैकार्थी ने 1960s में इसका पूरा 4 Ps निकाल के दिए। तो ये आप याद रखना, 50s की आपको डेट, ईयर जो है, अगर ऐसा कुछ आता है तो 50s का भी आ सकता है, 60s का भी, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में ईयर नहीं पूछा जाता। किसने यहाँ पे 4P दिए वो मैटर करता है। तो 4P दिए थे अपने मैकार्थी ने, ठीक है, किसने दिए थे, मैकार्थी ने दिए थे। इतनी सी बात क्लियर है क्या, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, दिमाग में बैठ गया, फटाफट से बोलो हाँ। इवन मार्केटिंग मिक्स क्या ही बैठा होगा आपको, उसके अलावा जो ये मिक्स होते हैं आपका प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स, ये भी क्लियर हो गया होगा कि कि इनमें क्या क्या चीजें होती हैं।
अच्छा, मैं एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा था ना, एडवर्टीजमेंट। हाँ चलो एडवर्टीजमेंट पे आते हैं थोड़ा सा। वी विल कम टू, अरे भाई आज मैंने बहुत सारा पढ़ा दिया लग रहा है, देखो पूरे पेज भरे हुए हैं। अब हम आ रहे हैं एडवर्टीजमेंट्स पे। एडवर्टीजमेंट, तो जो एडवर्टीजमेंट से आप क्या करते हो, प्रमोशन करते हो। इस एडवर्टीजमेंट में एक फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, या फिर आप बेसिकली इसको बोल सकते हो ये आपका एक मॉडल है, ठीक है। कौन सा मॉडल होता है, डगमार मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, डगमार मॉडल बोलते हैं। और ये मॉडल किसका पार्ट है, याद रखना, एडवर्टीजमेंट, जो कि आपका प्रमोशन मिक्स के अंदर आती है, ठीक है, प्रमोशन मिक्स के अंदर। एंड प्रमोशन मिक्स इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो इसे हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये डगमार का मतलब क्या होता है। डगमार का फुल फॉर्म होता है डिफाइनिंग, क्या होता है भाई, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग, जी का मतलब होता है गोल्स। देन आपका एम का यहाँ पे आ जाएगा फॉर, फिर एम्स का मतलब होता है फॉर मेजर्ड, ठीक है ना, फॉर मेजर्ड एडवर्टीजिंग रिजल्ट्स। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग, देन आगे आर से हो जाता है आपका रिजल्ट्स। तो ये बात है। अब डगमार का आपको फुल फॉर्म पता चला। अब डगमार मॉडल दिया किसने था, तो इसका इंट्रोडक्शन 1961 में किया गया था, किसके द्वारा, रसल कोली के द्वारा, ठीक है। किसने दिया था ये, रसल कॉली ने इसको दिया था 1961 में। थोड़ा सा अगेन हम नीचे आते हैं, कलर को चेंज करेंगे ग्रीन कलर के साथ। एंड देखो डगमार मॉडल में बेसिकली क्या बताया कि किसी भी इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन के, अब एडवर्टीजमेंट जब होता है तो उसकी बेसिकली कैंपेन निकलती हैं। तो डगमार में क्या बताया गया, अगर आपको क्या करनी है, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन करनी है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आपको करनी है, तो उसके लिए आपको जो है 4 स्टेप यहाँ पे अप्लाई करने होंगे। इस मॉडल में 4 स्टेप बताए गए। पहला स्टेप इन्होंने क्या बताया, पहला था आपका कॉजिंग अवेयरनेस। पहला क्या था, कॉजिंग अवेयरनेस, या फिर आप इसको ए अकेला करके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, अवेयरनेस। देन आपका जो सेकंड स्टेप होना चाहिए वो होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन का, ठीक है। क्या होता है सेकंड स्टेप, कॉम्प्रीहेंशन का स्टेप होता है। देन आपका थर्ड स्टेप होता है यहाँ पे क्या बोलते हैं, कन्विक्शन का, ठीक है। किसका होता है, कन्विक्शन का होता है। देन आपका फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है एक्शन का। तो बेसिकली आपके डगमार के 4 स्टेप होते हैं। अब इन 4 स्टेप को हम थोड़ा सा हल्का फुल्का समझ लेते हैं, जहां से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखो अब यार आज ना चिल्ला चिल्ला के गले की मेरी हालत खराब हो गई है, समझो भाई इसको ध्यान से। आपका ये जो मॉडल है इसको हम अक्का मॉडल, इसको जो बेसिकली ये जो डगमार में आपका यूज किया जाता है, डगमार में आपका जो फॉर्मूला यूज किया जाता है स्टेप्स का, तो याद रखना उसको क्या बोलते हैं, कौन सा फॉर्मूला, अक्का फॉर्मूला यूज करते हैं। अक्का का मतलब अवेयरनेस, कन्विक्शन, सॉरी अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन एंड एक्शन, ठीक। कौन सा फॉर्म, कौन सा, अक्का। अक्का का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है। अरे बोलो हाँ, याद तो रखोगे ना। तो इसमें पहले मॉडल में क्या करते हैं, हमारा जो भी प्रोडक्ट है कैंपेनिंग का, वो हम अपने इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है ना। जो भी ब्रांड है उसको कंज्यूमर्स के बीच में अवेयरनेस लेके आएंगे। दूसरा होगा कि इस प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट हैं, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है इसके क्या बेनिफिट हैं, हम क्या क्या देने वाले हैं, प्रोडक्ट के साथ आपको क्या क्या एडिशनल चीजें मिलेंगी, उन सब के बारे में बताते हैं। फिर इसमें क्या होता है, कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है कि आप कन्विंस करोगे, क्या करोगे यहाँ पे, कन्विंसिंग, क्या करते हैं, कन्विंसिंग कस्टमर्स को आप कन्विंस करो दैट दे नीड द प्रोडक्ट, दैट दे नीड द प्रोडक्ट। कस्टमर्स को कन्विंस करना है कि उनको प्रोडक्ट की जरूरत है ही, ठीक है। ऐसी एडवर्टीजमेंट कैंपेन आपको चलानी है, ठीक है। देखो, और इसका जो फोर्थ स्टेप होता है कि आप क्या करो, एक्शन लो। एक्शन का मतलब होता है आप परसुएड करिए कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स को क्या करोगे, परसुएड। आप उनसे कांटेक्ट करो, उनको बार बार जो है एडवर्टीजमेंट दिखाओ, अच्छा अच्छा ऑफर दो, एंड ऐसे करके उन्हें क्या करोगे, परसुएड करोगे। वही कहानी है आगे की, ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए। इतना याद रखना, अक्का फॉर्मूला होता है डगमार के अंदर। एंड डगमा क्या है, आपकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो कैंपेनिंग है ये एडवर्टीजमेंट की, वो किसको लीड कर रही है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही तो है ये, ठीक है। तो ये होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक बात आपको समझ में आती है क्या? अब इसमें और भी चीजें होती हैं, टारगेट मार्केट वगैरह, बट वो सब मैंने आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग उसकी दे रखी है, तो इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे जो हमारे न्यू 4 P's हैं, ठीक है।
जो हमने आज समझे वो कौन से हैं, मैकार्थी के अकॉर्डिंग है 1960s के टाइम में। फिर अब जो नए 4 Ps निकल के आए हैं वो किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपके पुराने वाले 4 Ps को। फिर मैंने आपको अगर याद हो तो स्टार्टिंग में बताया था हमें इन्वायरमेंट पढ़ना है, तो अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, उसमें माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है, उसमें एनालिसिस होते हैं 2 टाइप के, एक होता है पेस्टल एनालिसिस, एक होता है आपका स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, तो इनका क्या यूज है उस एनवायरनमेंट के केस में, ये सब हमें अभी समझना है। तो चीजें ये हैं यार, देखो मैं अपनी तरफ से ना बहुत सारा करा रहा हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं कि आप कैसे इतनी सारी चीजें फ्री करा रहे हो। देखो पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत कुछ मिला है, आप लोगों का इतना ज्यादा मुझे प्यार मिला है, एंड बहुत सारे भाई बहन मिले हैं छोटे छोटे। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया भैया, तो अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारे भाई बहन मिले हैं, एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, विशेस मिली हैं, एंड उन्हें मैंने फील किया। जब आपको विशेस मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं ना, तो आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं अच्छा कुछ लेके आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, फॉर विशिंग अस, फॉर द होल टीम ऑफ एंटायर टीम ऑफ पैनेशिया। ठीक है, ये चीज़ है। और इसके अलावा सब भगवान की कृपा से, ऊपर वाली कृपा है, सब दया है उनकी, तो सब ठीक ठाक ही चल रहा है। क्यों ऐसे करना कि ये कर दो, पेड कर दो, कर दो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ज़रूरत। तो मैं तो पढ़ाता रहूँगा, आप लोग अपना अच्छे से पढ़ो और निकलो। मेरा तो मेरे देखो मेरा है पैशन पढ़ाने का, तो मैं कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा। अपना अभी भी चैनल पे देखोगे तो अराउंड 1200 to 1300 वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं होती 1200 से 1300 वीडियोज़ डालना। इसमें आपको और जितनी एक एक वीडियो मिलेगी ना, तो आप उससे सीखोगे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा हर वीडियो से। कोई भी सिंगल वीडियो उठा लेना आप। ठीक है, तो ये मेरा पैशन है सिखाना, तो मैं सिखाता रहूंगा, कुछ ना कुछ बताता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि मैंने आपको आज सिखाया है, आप अगर अच्छी चीजें अगर आप आगे लेके जाओगे तो आप भी किसी ना किसी को सिखाओगे, है ना। अगर आपको चीजें सिखाई गई हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है एक काफी पॉजिटिव चीज निकल के आती है इससे, है ना। तो बस यार यही चीजें हैं। आप लोग भी अच्छे से पढ़ो, एकदम मेहनत करके निकलो यार, आगे निकलो, चीजों को और अच्छा करो। मैंने कुछ आपको अगर अच्छा दिया है तो आप उसे और भी अच्छा बना के दूसरों को दो। ठीक है ना। तो बस ये सब करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, एंड माई ब्लेसिंग्स आर ऑल विद यू। ऑल द बेस्ट। और इसकी एक क्लास आपकी और होगी, अगर मुझे लगेगा कुछ और इंपॉर्टेंट है तो एक आध तो क्लास और करा दूंगा। सीआरएम की क्लास मंडे को कराता हूँ, मंडे ट्यूसडे में आपकी फिनिश कराता हूँ सीआरएम का जो लास्ट क्लास बची है। तो देखो यार, सारी चीजें बिल्कुल मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करा रहा हूँ। ठीक है, तो समझो यार इस चीज को, है ना। तो बस यार एंड करूंगा, बहुत मेहनत लगती है और इन सब चीज़ों में ऐसा नहीं है कि बस निकल के आए और करा दिया हो गया। बहुत मेहनत लगती है, लिटरली बहुत मेहनत लगती है, बिकॉज चीज़ों को समझाना बहुत अलग बात है। अगर मैं सीधा आके आपको कुछ दे देता, पीडीएफ चिपका देता, तो वो बहुत अलग बात हो जाती है ना। तो बस यार यही सब है। और मेरे वर्ड्स पे आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए। वर्ड्स मैंने जो बोले हैं सीआरएम में, सीआरएम के लास्ट के लेक्चर, जो मेरे लास्ट के सीआरएम के अराउंड 10 to 13 लेक्चर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से सुन लेना। उनके जो वर्डिंग्स हैं, मेरे जो चीज़ें यूज़ करी हैं वहाँ, मैंने जो एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं वो बहुत अच्छे से सुनो। मार्केटिंग में जो एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं उनका यूज़ करो। तो बस यार यही सब चीज़ें हैं। एंड फिलहाल अब इस सेशन को एंड करते हैं, आई थिंक ज़्यादा बड़ा हो गया होगा सेशन। आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और बहुत मेहनत करो यार, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आपको अच्छा लगेगा जब आप मेहनत करके जाओगे ना, एग्जाम में बैठोगे, फील गुड आएगा। और अभी तो आपको, और जो आप देखते हो ना आपके सराउंडिंग में जो चीजें फैली हैं, ये बहुत ही नेगेटिव लोग होते हैं। मुझे ये चीजें यूट्यूब पे आने के बाद पता चली कि अभी तो बहुत से लोग ऐसा करेंगे कि जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा तो बहुत से लोग निकल के आएंगे, मेरे इतने हो गए, मेरा तो 100% अटेम्प्ट है। रिजल्ट आने के बाद सिनारियो पूरा अलग हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ अपना उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। मैंने बहुत से बच्चों को ऑब्जर्व किया है, पढ़ना लिखना नहीं होता है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मम्मी पापा के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। आपने फॉर्म भरा है तो आप, अगर ऑफकोर्स आप किसी चीज़ की वीडियो देखने हैं और आपने फॉर्म भरा होगा, सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपने मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हो। क्यों कर रहे हो यार, उससे कुछ इन्वेस्टमेंट डालो, कहीं पैसा डालोगे तो वहां से निकल के आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, ठीक है ना, तो डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो बस ये चीज़ें हैं, और जितनी बातें बताता हूँ यार उनका यूज़ करो अपनी लाइफ में, आपको बहुत कुछ चेंजमेंट देखने को मिलेगा। एंड जब तक हूँ तब तक चीज़ें बताता रहूँगा। खैर थैंक यू सो मच, अभी तो हालत ख़राब है गले की। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।